तो ये युद्ध नीति हम जानना चाहेंगे सर। एक युद्ध नीति लड़ी थी ये अफजल खान को मारने के लिए और उसको जावड़ी तक लेके आए थे। हाँ, उसका इतना लाखों का सेना था आदिल शाही का, और 35,000 तो सेना वो लेके आया कितने फिर वहां पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला कि मैं डर गया मैं, आप इधर आओ, फिर मैं आपसे मिलूंगा, और फिर बाद में मैं ही डिसाइड करूंगा कि आप यहाँ तक आओ, मैं आऊंगा नहीं तो नहीं, डर गया मैं। एंड देन उनको ये भी बताया कि भाई आप बड़े हो, आप ये हो, आप वो हो, चढ़ा दिए। एंड देन यहाँ पे पूरी तैयारी की चिलखतों के साथ, शस्त्र के साथ, और शस्त्र चुना भी तो ऐसा शस्त्र की जो पता ही नहीं है सामने वाले को, और पहले कभी किसी ने यूज ही नहीं किया, मतलब उसके बारे में किसको पता ही नहीं है। एंड देन 7.5 फुट के आदमी को 5.5 फुट के महाराज जी मार दिया उसको। मतलब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक चरम है। हाँ है उसमें। नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे। आज और एक नए पॉडकास्ट के साथ में, एक नए विषय के साथ में हम आए हैं, और आपको ये जान के बेहद खुशी होगी कि आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के कालीन जितने शस्त्र है उसके ऊपर होने वाला है। उनका नाम है सुनील कदम सर। नमस्कार, खूब आनंद हो गया हमको यहाँ पे आप आए। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये इस टाइप की जो स्टडी है, कलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है, जान लगानी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी लगानी पड़ती है, कहाँ से क्या मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। बट आपने इसके पीछे पड़ गए, इसकी पहले स्टोरी जानना चाहिए, कैसे इस विषय की तरफ आप गए और फिर बाद में आपको ये लगा कि यार ये बहुत मज़ेदार है और मुझे आनंद आ रहा है इसमें। सबसे पहले आपको सबको नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। और बहुत अच्छा विषय हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा युद्ध की बात करते हैं, लेकिन युद्ध जिस वेपन से किया जाता है, जिस शस्त्र से किया जाता है, वो शस्त्र के बारे में ज़्यादा करके जानकारी नहीं रहती है, और उसके ज़्यादा करके बात होती नहीं है, बस तलवार, भाले, बंदूक। तो उसमें भी मतलब उसे पीएचडी हो सकता है, एक एक शस्त्र के ऊपर उसका महत्व है, उसका महत्व है उसका, हर एक शस्त्र का। तो आज उसके बारे में हम लोग पक्का देख लेंगे, और इसका हिस्ट्री क्या है वो भी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और अभी जैसे आपने पूछा, तो ये कि मैं ये कलेक्शन के कैसा आपका रस कैसे आया इसमें, कैसे मोड़े एग्जैक्टली। तो इसमें सबसे पहला मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि ये जो मेरा हॉबी है वो मेरा शुरू हुआ है गढ़ किलों से। ओके। क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में मैं था, तभी मैंने पहला गढ़ देखा। अच्छा, किला देखा। तो अभी तक मेरे 419 गढ़ किले मैंने देख लिए महाराष्ट्र में। ओके, सिर्फ महाराष्ट्र में इतने हैं? हाँ, इतने हैं। तो वो देखते देखते बाद में उसके बारे में पढ़ना, जाहिर है कि उसके हर एक किले की हिस्ट्री, और हिस्ट्री अगर बात करते हैं तो युद्ध की बात होती है। तो वो सब मतलब इंटरेस्ट तो था ही उसमें। तो पढ़ना, और कुछ बुजुर्ग और कुछ गुरु मुझे वो बता सकते हैं, ज़्यादा जानकारी लेना, तो उनसे जानकारी बहुत सारी हो गई। बाद में मुझे इंटरेस्ट बहुत आ गया। बीच में बहुत सारे किलों पे तोहफे हैं। तो पहला शस्त्र मैंने देखा किलो पे वो तोफ, और फिर मुझे तभी से इंटरेस्ट होने लगा। और एक राजमाची करके गढ़ है, लोनावाला खंडाला के यहाँ से 12 किलोमीटर ही है वो। तो वो गढ़ पे, जिस घर पे हम लोग जाते थे, तो उस घर में हम लोग रहते थे। वहाँ पे नाइट आउट वगैरह रहता था। वो टाइम लाइट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो वहनी थी वो कुछ मसाला चटनी बना रही थी। तो उसके हाथ में कुछ गोल सा कुछ था जिसे वो बना रही थी। तो मैंने उनको पूछा कि क्या है। तो उनके ससुर को, वो गाय बैल चलाते थे, वो टाइम उनको वो गोला मिल गया, वो था तोफ का गोला। अच्छा, जो हम लोग खलबत्ता बोलते हैं घर पे चलाने के लिए। हाँ, गोला था, मगर उनको पत्थर पे ऐसे ही करते गोले से। वो राउंड है, इसके लिए वो चटनी बनाने में आसान होता था, वजन भी था।
तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया। तो पता नहीं क्या, मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए, तो मैं आपको अच्छा सा खलबत्ता ला के दे दो, लेकिन ये मुझे दे दो। तो वो मेरे घर पहले आ गया, पहला तोप का गोला आया। तोप का गोला। फिर उसके बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ के, और वो टाइम तो इंटरनेट था नहीं, लेकिन वो मेरी शुरुआत है। तो उसके बाद में मुझे वेपन्स में बहुत इंटरेस्ट आ गया, तो मैं तभी से ढूंढता था किधर तलवार मिलेगा, किधर कटार मिलेगी। तो कुछ साल बाद मुझे एक एग्जीबिशन था, शिवकालीन शस्त्रास्त्र ठाणा में, जो मेरे सर थे जिनसे मैंने ये सब सीखा। इनके बारे में सीखा। वो गिरीश जी जाधव सर, अभी वो है नहीं, इसमें मिला, लेकिन हाँ, तो उनका बहुत सारा, वो फर्स्ट कलेक्टर है मेरे जानकारी में, और बहुत सारा कलेक्शन उनका था, बहुत कलेक्शन। हाँ, तो उनके साथ मैं घूमता था, फिर उनसे भी बहुत सारी जानकारी मिल गई, और धीरे धीरे मेरा कलेक्शन स्टार्ट हो गया। और अभी जो एग्जीबिशन में आप सब लोग देख रहे हैं, तो वहाँ तक वो कलेक्शन आ गया है। जी, मैं सर ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने जो क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट ये भी देखा हो कि पहला कलेक्शन आप, इसमें बहुत खाक जाननी पड़ती है। हाँ, इसमें जुनी मार्केट देखनी पड़ते हैं, इसमें ऐसे वो घरंदाज लोग भी देखने पड़ते हैं, इसमें भंगार वाले भी देखने पड़ते हैं, सब तो वो एक्सपीरियंस में जानना चाहूँगा, कैसे कैसे कलेक्ट करते गए, कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या कलेक्ट किया, क्या क्या उसमें झेला, मोल भाव किया, बराबर है ना, क्योंकि वो एक आसान स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक जैसे अभी एक छोटा सा एक हथियार भी है, ये आसानी से नहीं मिला आपको, नहीं मिलता है। तो ये चीजों की एक एक स्टोरी, एक एक हथियार की एक एक स्टोरी है आपके लिए। हाँ, तो वो जानना चाहेंगे कि कितना ये संघर्ष में है, और कितना आनंद भी आता है इसमें कि ये मिला मुझे, और ये मुझे कलेक्शन में चाहिए। बराबर। सो उसके लिए आपने बहुत कुछ दिया भी होगा, अपने जेब से भी दिया होगा, वो तो घर से भी किया होगा। उसके बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि अभी जितना भी मेरा कलेक्शन है उसमें से 98% कलेक्शन परचेस किया हुआ है। कुछ एंटिक शॉप्स है, भंगार वाले कुछ है, और कुछ दोस्त है, और ऐसी जान पहचान, जैसे कि जूना बाजार पूना में रहता है, औरंगाबाद में भी एक मोड़ा बाजार करके है, तो वो टाइम मुंबई में चोर बाजार है, ऐसे, और कुछ पुराना सामान भी कुछ कुछ जगह मिलता है, कुछ शहर में मिलता है, जैसे कि पूना के चिंचवड़ में वगैरह, कुछ गाँव में रहते हैं, तो वहाँ पे ये सामान मिलता है। तो वो टाइम ढूंढने में बहुत तकलीफ थी, क्योंकि एक तलवार मिलने में 3-4 साल लग रहे थे। एग्जैक्ट वो टाइम, क्योंकि ये इंटरनेट और ये कुछ नहीं था, तो जाके ढूंढ के ही लेना, मैनुअली करना है। हाँ, लेकिन वो टाइम कॉस्ट बहुत कम थी, बहुत ही कम थी, मतलब वो आराम से ले सकते थे। तो जैसे चीज मिलने लगी ना एक, तो इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। फिर उसमें से तलवार है, फिर कटार है, जैसे भाले है, अलग अलग तरह के छोटे हथियार है। तो जैसे उनके बारे में जानकारी होती गई, और कुछ म्यूजियम भी जाके देखते थे, तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी में, तो ऐसा वेपन रहता है, उसका नाम ये है, ऐसा, वो भी स्टडी धीरे धीरे होता रहे, तो ये कलेक्शन में चाहिए, वो चाहिए। फिर बाद में कंप्यूटर का जमाना आ गया, इंटरनेट का जमाना आ गया, फिर ये व्हाट्सअप, फेसबुक सब, उसके लिए ये बहुत आसान हो गया, क्योंकि यहाँ इसके जो व्यापारी हैं, तो वो उस पर डालते थे, और वो बहुत सारा, मतलब बहुत सारा 2012 में मेरा कलेक्शन एकदम से बढ़ गया। कलेक्शन मतलब इंटरनेट की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से सोर्सेस पता चलने लगे, और सोर्सेस जहाँ से है, वो जो व्यापारी है उनको भी, जैसे कि एंटीक लेने वाले लोग रहते हैं, कलेक्टर्स की जानकारी होगी, इसके लिए वो एक ही टाइम में 2-2, 4-4 इंफॉर्मेशन देते थे अंदर, और दिखा दे कि ये है, ये चीज है, ऐसी है। लेकिन तब तक कौन सी क्या चीज है, इतना तो स्टडी हो गया कि किसको क्या बोलना चाहिए, तो वो बात रहेगी फिर वैल्यू की। तो शुरू में तो मतलब 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में भी लिए। और कुछ चीज ऐसी रहती है, मिलती नहीं, जैसे कि गुर्ज करके एक शस्त्र है, वो बहुत रेयर है। मेरे जो सर थे, उनको भी बहुत साल बाद गुर्ज मिला। तो वो टाइम टेलीफोन, मतलब लैंडलाइन थी, तो मुझे उन्होंने फोन करके बोला रात को 10 साढ़े 10, सुनील गुर्ज मिला है, कल सुबह आ जा। क्या होता है ये, कैसा? गुर्ज गदा जैसा एक शस्त्र रहता है, जैसे रवि रहते हैं, तो उसको
जैसे ब्लेड्स रहते हैं, एक वो ब्लेड गदा ही है, गदा जैसा है और रवि जैसा भी, रवि जैसा है, और वो लंबा 3-3.5 फुट लंबा रहता है, और वो हेवी ब्लेड्स रहते हैं मेटल के, और ऊपर तलवार के जैसी उनको हिल्ट रहती है, तो वो गुरगुज तो सर फोड़ने के लिए, हाँ सर फोड़ने के लिए, ढाल फोड़ने के लिए, चिलखत जिन्होंने डाला है तो वो फोड़ सकते हैं। जैसे शरीर के जो कठिन पार्ट है, हड्डी है, वो फोड़ने के लिए, उसके लिए वो ज्यादा करके यूज में आता है, वो रेयर है। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, मुझे तब तक पता नहीं गुर्स क्या चीज है, वो पता नहीं था। तो बहुत सारे फिर धीरे धीरे से पता चलने लगा, तो उसका कॉस्ट बहुत हाईएस्ट है। ओके, सबसे ज्यादा अभी भी, हाँ सबसे, क्योंकि जो भी रेयर है उसका कॉस्ट था, क्योंकि बेचने वालों को पता रहता है कि ये रेयर है, ये 10 जगह जाके एक ही बार मिलेगा, तो वो रहता है। लेकिन जब कलेक्शन कर रहे हैं तो पैसे का वैल्यू कुछ नहीं रहता है, बस चाहिए तो चाहिए, मुझे मेरे कलेक्शन में चाहिए। हाँ, और जेब रहेगा तो कोई छोड़ेगा नहीं, कोई भी कलेक्टर कोई भी चीज नहीं छोड़ेगा। तो इस हिसाब से कभी डबल टिबल पैसा देके भी खरीद लिया है, और कभी कोई अच्छा दोस्त मिला, उसके घर में कुछ है, अरे पड़ा हुआ है, क्या कुछ काम का नहीं है, तो बुजुर्गों को पूछते हैं, तो ऐसे भी 2-3 चीज मिली मुझे। मेरे घर की खुद की एक तलवार और एक कटार वो है मेरे पास। ऐसे वो कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ते गए। तो कोई किस्से है सर जो इसमें आपको नाको चने चबाने पड़े कि नहीं यार, ये पैसे का भी जुगाड़ नहीं हो रहा है और सामान मुझे इंटरेस्टेड है, बट अगेन क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा है, आना जाना बहुत जद्दोजहद वाला काम है, घर से भी अपने को ये मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, और फिर अपना रोज का काम भी देखना है, अपना जो जॉब है वो भी देखना है। इसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो घर से, क्योंकि घर भी चलाना है, और ये जो हॉबी है वो मेरा है, इसके लिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन घर वालों को कि क्या भंगार पुराने लेके आ रहे हैं, उसमें क्या है उतना, अभी क्या उनकी अपनी ओपिनियन, हाँ उनके अपनी ओपिनियन है, वो भी मतलब गलत नहीं है, लेकिन फिर वो झूठ बोलना पड़ता था, मतलब चीज है 5,000 का, लेकिन मतलब कुछ नहीं 500 में लेके आए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, फिर कभी कोई दोस्त आता है तो भांडा फूट जाता है, ये इतने का लिया, तो फिर झगड़ा होता है, तो इसमें इतना पैसा क्यों डाला है, क्या है वैसा। लेकिन कुछ साल बाद उनको भी सब समझ में आ गया, और हाँ रियलाइज हो गया, और अभी बहुत रिस्पेक्ट है, घर से तो है, बाहर से दोस्तों से है, और क्योंकि उसकी अभी वैल्यू सबको पता चल गया है, और उसके पीछे का इतिहास मेनली वो मायने ज़्यादा रखता है। इसके लिए अभी उसमें बहुत समाधान है, और मेन ये चीज़ है। जैसे कि वागनक जो रहता है वो तो मतलब ऐसा था कि ये मिलेगा ही नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, क्योंकि वो वेपन एक छोटा है। वो सबसे पहले यूज किया है छत्रपति शिवाजी महाराज ने, तभी पता चला उस वेपन के बारे में, अदरवाइज कोई जानता ही नहीं। और वो टाइम बाद में पता नहीं कितने बनाए रहेंगे और यूज किया रहेगा, नहीं कोई उसका ये नहीं, रेयर था, रेयरेस्ट है। लेकिन ये अभी मेरे 22 साल के पूरे प्रवास में मुझे ये 6 महीने पहले मिल गया वही वेपन। ये ओरिजिनल है सर? ये ओरिजिनल है ये चीज, और एकदम बढ़िया चीज है वो मिले, मतलब अभी ये कैसे मिला, कहानी इसकी कहानी जानना चाहेंगे। ये एक मेरा दोस्त था, और कुछ वेपन्स तलवारें वगैरह उसका एक डीलर था, तो उसके पास कुछ आया था, तो मुझे बोला कि वो बेचना चाहता है तो देख लो। उसके पास मतलब वो नहीं लेने वाला था, तो कभी कभी होता है, अगर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो जो कलेक्टर दोस्त है, भाई ऐसे अच्छी चीज़ है, लेना है तो तुम ले लो, अगर मुझे नहीं लेना तो वो होता है कलेक्टर में, क्योंकि वो अपने दोस्तों के पास रह क्योंकि उसका स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो वो सब रहता है, इसके लिए वो रहता है। तो उसने मेरे को बताया, फिर मैं वहाँ पर जाके उधर पहुँच गया, तो वो डीलर से थोड़ी मुझे पहचान हो गई, और फिर जैसे मैंने उससे बात किया तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया, बहुत ही इम्प्रेस हो गया। तो आपको बहुत ही जानकारी है, और मैंने बहुत लोगों से बात किया है, लेकिन आपने जो बात बताया ना, वो मतलब मैंने भी सीखा, और तो मेरे पास एक 2-4 साल से एक चीज़ पड़ी हुई है दूसरे की, वो परचेस की नहीं है, मैं देने नहीं वाला था, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो आपके पास जाना चाहिए, तो आप दिखाओ क्या आपको। हाँ। तो बोला क्या चीज़ है वो, तो बताया नहीं मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसने मुझे बॉक्स में से ये दिखा लिया, मैं देख के ही एकदम हैरान हो गया कि ये ओरिजिनल पीस है, और एकदम सही मायने में। तो मैं सोचा कि अभी पता नहीं इसका कॉस्ट ये क्या बोलेगा, और मैं ले पाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, कितना भी कॉस्ट बताए मुझे ये चाहिए।
तब तक मेरे पास रिप्लिकास जो अभी है एग्जीबिशन में मैं रखता हूँ, रिप्लिकास है, ये मिलेगा नहीं। तो हो गया, लेकिन वो टाइम आ गया, मतलब वो मेरे सपने भी नहीं सोचा कि ओरिजिनल बाकनक मुझे मिल जाएगा। तो वो मिल गया। अब उसका देखेंगे, उसका मेटल वगैरह सब थोड़ा क्लीन करना बाकी है अभी उसका, लेकिन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। कितने साल का होगा ये? करीब से 200 साल आगे पीछे रहेगा, कम से कम उतना तो रहेगा वो, क्योंकि वो टाइम ये यूज़ करते थे लोग बहुत सारा। इसका मतलब वेपन करके यूज़ है ही, लेकिन जो गनिमी का हम लोग बोलते हैं, तो हिडन, जैसे को रात को बड़े बड़े पहाड़ चढ़ के जाते हैं या किले की दीवार चढ़ के जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए। हाँ, क्लाइंबिंग के लिए। तो ये हाथ में पकड़ के इसमें से ग्रिप मिलता है। ग्रिप मिलता है। इसका उल्लेख है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा ये तर्क नहीं है, ये उल्लेख है। तो इसके लिए वागनर यूज, मतलब ये इसका मल्टीपल यूज है, और किसी टाइम पे उसका ये भी यूज भी कर सकते हैं वेपन करके, वो भी है। और ये गुप्त शस्त्र है, ये हाथ में अगर रखेंगे तो दिखेगा, ऐसे पहनेंगे तो वो दिखेगा, अंगूठी जैसा दिखेगा। तो बाद में इसका वो भी यूज करता है, ऐसे उसके ये है। इसके लिए ये चीज़ मतलब मुझे कभी भी लगा नहीं था कि ये मुझे मिल जाएगी ये चीज़, तो अभी तो है कलेक्शन में। सर अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा कि आपने जैसे कलेक्शन स्टार्ट किया, और कलेक्शन स्टार्ट करते करते जैसे आप क्या कहते हैं, वो भूखा आदमी ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना, ऐसा हो जाता है कि भी कलेक्ट करना है मुझे, एंड देन रियलाइज भी होता है कि ये कितना पुराना है, इसका नाम क्या है, इसके स्टडी के बारे में सेकंड स्टेप जाता है। तो वो स्टडी का जो पर्पस है वो कैसे कैसे आप सॉल्व करते गए, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते गए, फिर उसके बारे में ज़्यादा और जानकारी, ये इससे रेयर है कि ये इससे रेयर है कि ये इससे रेयरेस्ट है, एज इफेक्ट है ये, उसके बाद में उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में क्या है, वो भी है। तो उसकी किस तरह से आपने वो स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते गए, और उसकी वो फिर बाद में आपको आपके गुरु लोग, उस्ताद लोग भी मिले होंगे कि भाई जिन्होंने आपको तो हो नहीं सकता था डायरेक्शन दिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे जानना चाहूँगा। शुरू में जैसे मैंने मेरे सर के कलेक्शन, जादव सर का कलेक्शन हमेशा, मतलब कभी छुट्टी रहेगा महीने में संडे को, फिर सुबह जाते, सुबह जल्दी जाता था 7 बजे, वो सुनील तो 7 बजे आना है तो मैं हूँ, तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक उधर ही रहते थे। तो 6-6 घंटा वो ये वेपन देखो, वो सर भी बहुत सारे कुछ बताते थे, और हैंडल करके मतलब एक चीज का अपना नाता बनता है, तो हमेशा हैंडल करके फिर उसके वेट है, फील करना उसको। बाद में सबसे पहले शस्त्र की एक ग्रेस रहती है, जैसे कि इसको अभी जो कर्व आप देख रहे हैं, और इसका हिल्ट है यहाँ पे, तो ये सबका एक आर्टिस्टिक फॉर्म रहता है। तो मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, जेजेस फॉरवर्ड से मैंने डिग्री ली है, तो मुझे ये डिज़ाइन, उसका बैलेंस और वो सब पता है मुझे। तो इसके लिए ग्रेस सबसे पहले मायने रखते हैं। कोई भी शस्त्र, उसका मेटल और एज वो तो बात का चीज़ है, लेकिन कोई भी शस्त्र सामने आया तो उसका ग्रेस मायने रखता है। और ये बनाते थे वो तो बहुत माहिर थे, ये बनाने वाले जो लोग हैं वो टाइम डिजाइन करने मतलब वाले, ये आज नई टेक्नोलॉजी के साथ भी नहीं बन रहा है, नहीं बन सकता ये हैंडमेड वो टाइम के। तो इसमें उनका जो ग्रेस संभलने का मीन, जैसे कि ग्रेस बोलते हैं, एक सेंटर लाइन रहता है, वो सेंटर लाइन से उसका जो बैलेंस रहता है, डिजाइन का बैलेंस जो रहता है, तो हर एक वेपन में आपको देखना ये इसको इंडियन टाइगर टूथ बोलते हैं। तो ये जो इसका यहाँ पे जो बेंड हुआ है, तो उसका भी एक मेजरमेंट रहता है कि कहाँ बेंड रहेगा, और उसके साथ उसके जो हिल्ट है, तो इसका भी सेंटर लाइन एक रहेगा, और उसका बैलेंस, ये मतलब चीज़ देख के जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दर्शन जो है कोई किसी भी चीज़ का, तो अच्छा या बुरा लगता है या बहुत भा जाता है, फर्स्ट इम्प्रेशन। तो वो चीज का सौंदर्य तो है, लेकिन उसका आकार में नहीं। बराबर यही हम लोग देखते हैं किसी पत्ते या फूल, उसका आकार है, मुख्य आकार है उसका, उससे हम लोग एकदम फर्स्ट इंप्रेशन में आदमी उस पे, बाद में कलर उसका जो स्मेल रहेगा वो सब, वैसे ही इसमें भी वो अनुभव किया मैंने। शस्त्रों को भी स्मेल रहता है, शस्त्रों को ग्रेस तो है ही, लेकिन फिर उसका मेटल है, इसके लिए उसका कलर रहता है, उसको टेक्सचर रहता है, ये सब चीज उसमें आ जाती है। तो जितना देखेंगे और जिसका हैंडल करेंगे, उतना वो चीज से एक
नाता बनता है। Right. तो भले नई चीज आई तो वैल्यूएबल है नहीं है वो पता चल जाता है। और जो नए जितने भी है, क्योंकि आजकल तो रिप्लिका इतना है, रिप्लिका बहुत मार्केट में है। अभी ये रेयर है क्योंकि कितना मिलेगा ना वेपन्स, तो रिप्लिका ज्यादा आ रहा है और उसका कॉस्ट में रिप्लिका इससे कम रहता है। बराबर। तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता रिप्लिका है कि, क्योंकि बेचने वाला तो बताएगा नहीं, वो बताएगा उसको पूरा बेचना नहीं है। और वो बहुत सारा प्रोसेस करते हैं कि उसको गंज लगाना होगा, वो बहुत आसान है केमिकल से। तो लेकिन वो ग्रे से जेट्स कैसे पता चलता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये रेप्लिका है? बहुत साल से हवा से एक करोजन होता है, वो भी हो जाता है उसका, जंग चढ़ जाता हाँ वो भी है। तो और मेटल थोड़ा जैसे कि उसका चीज जैसे बोलते हैं तो वो हो जाता है। तो इसके ऊपर से भी पता चलता है कि क्या है। बाद में जितने भी मगर उसको ही पता चलेगा जिसको उसके बारे में आइडेंटिफिकेशन है, स्टडी है। हाँ, लेकिन वो किसी बुक में लिख के आपको नहीं पता। ये बुक में तो उसका हैंडलिंग ही नहीं, उसको फोटो देख के नहीं पहचान सकते। नहीं पहचान सकेंगे। तो इसके लिए वो सारे अनुभव ही है इसका, और वो हैंडल करके उसके बारे में जानकारी लेके ये पता चल जाता है सबसे। ये जैसे सिक्स सेंस एक रहता है, तो वो भी यहाँ पे काम, मतलब मुझे तो वो बहुत काम आया। सिक्स सेंस जो बोलते हैं कि वेपन्स का भी कुछ एक वेव्स रहता है जो मतलब अभी वो मैं दिखा नहीं सकता और वो कुछ नहीं कर सकता, बस मैं खुद महसूस फील करना है, फील करता हूँ, उसको फील करना है। तो वो एक चीज रहती है। बाद में उसका मेटल है, उसका वेट है, उसकी एक लंबाई रहती है। कोई भी मेटल, कोई भी वेपन ब्लेड कितना भी बड़ा रहे वो नहीं रहता है। जंबिया बोलेंगे तो उसका खुद का एक प्रोपोर्शन है। अगर खंजराली जैसे ये वेपन है तो उसका खुद का एक प्रोपोर्शन है। तो ये कोई भी इतना बड़ा बनाएगा तो वो बंडल है, नहीं वो रिप्लिका है। और ऐसा मार्केट में सब आ रहा है। अभी ये देख कितना पतला ब्लेड है, ये बहुत पतला ब्लेड है। इसके बारे में जानेंगे बाद में, लेकिन ये एक हर एक चीज, इसका तो वेट तो बहुत ही कम रहेगा। सबसे पहले वेट के ऊपर बहुत हैंडलिंग के लिए जैसे कि ये भी है। तो इसका आप देखेंगे तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ये जो हैंडल से लेके यहाँ तक उसका मेटल है, तो जो गया है और ये थोड़ा बेंड है, पतला बाद में इसकी धार जो नीचे है, तो इसका एक अलग सा आउटलाइन अगर निकालेंगे ऐसा और पेपर पे देखेंगे, डिजाइन ही अलग उसका रहता है। और बाद में वेट वगैरह वो सब मायने करता है। तो इसका कलर है वो भी है, राइट। तो ये सब चीज देखने से, हैंडल करने से सबसे पहले पता चल जाती है। Exactly. बाद में रहता है स्टडी, जो बुक से करना पड़ता है। तो इसमें मेटोलॉजी है, इसके ऊपर कार्विंग रहता है, या उसके जो हिल्ट रहते हैं वो अलग अलग, वो कभी सींग के रहते हैं, ये अपने कुछ प्रेशियस स्टोन रहते हैं, कुछ शीशम जैसे कुछ लकड़े रहते हैं, या हाथी दांत रहता है, कैमल बोन रहता है, एलिफेंट बोन रहता है। ऐसे बहुत सारे चीज उसके साथ यूज करते हैं हैंडल के लिए। तो वो भी एक चीज मायने आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ वेपन जैसा कि ये है, ये साउथ इंडियन बोलना पड़ रहा है, ये एक्चुअली मराठा वेपन बोलते हैं। ये कोई भी जॉइंट नहीं है, ये वन पीस है। लेकिन आप देखेंगे इसका शेप का वेपन है, भूल जाओ, खाली एक डिजाइन है। तो बहुत ही बढ़िया बना है, सोफिस्टिकेटेड, और ये पूरा हैंडमेड है और वन पीस है। तो ये सब चीज मायने रखते हैं। और बाद में इसका कहीं भी जॉइंट नहीं है ना, कहीं भी जॉइंट नहीं है, ये पूरा वन पीस है। ज्यादा करके यहाँ पे ब्लेड अटैच करते हैं, ब्लेड अटैच करते हैं, ये यहाँ पे सब ब्लेड है। लेकिन ये जो है, जो कटर है, ये पूरा वन पीस रहता है। वन पीस है, और ये भी वन पीस रहता है। ओके। तो ऐसे कुछ वेपन्स है। तो इसका भी आप देखेंगे तो जैसे कि बोला ग्रेस, तो इसका सेंटर लाइन देखेंगे तो एकदम मस्त, और इसका सेंटर लाइन ऐसा करेंगे तो भी दोनों साइड बैलेंस उसका, डिजाइन बैलेंस, वेपन का मतलब वजन का बैलेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिजाइन का बैलेंस जो रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज है। और मेटोलॉजी है, तो मेटल भी बहुत तरह के है, तो वो भी देखेंगे उसके। सर अभी मुझे ये जानना है कि अभी देखिए, एक होता है लड़ना है, युद्ध करना है, मारना है, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, डिफेंड करना है, ठीक है। अभी चाहे इससे मारूं मैं, चाहे इससे मारूं मैं, चाहे इससे मारूं मैं, या इससे मारूं मैं, मरने मारने की बात है, ठीक है, बराबर है। तो अभी मैं एक क्या कहते हैं, जो लड़ाई करने वाला सैनिक होता है, या जो ये हथियार चलाने वाला जो भी इंसान होता है, तो वो उसके माइंडसेट में ये मायने नहीं रखती कि भाई मुझे किससे मारना है, मुझे मारना है। हाँ? तो ये ग्रेस जो आता है, या इसकी जो कर्वेचर है, या इसका जो वेट है, या इसका जो बैलेंस है,
उसके माइंडसेट के साथ में हम कैसे, मतलब मैं वो भी जानना चाहूंगा कि समझ लीजिए कि भाई मैं एक राजा हूँ, हाँ। तो मैं सोचूंगा कि यार मुझे थोड़ा सा ये ग्रेसफुल चाहिए, हाँ। या फिर मैं खेत में काम करने वाला हूँ, मुझे इससे भी काम चला लूंगा, हाँ, बराबर। या फिर मैं जंगल में घूमने वाला हूँ, मैं इसको अड़कित्ता की तरह भी इस्तेमाल करूंगा, और काम आ गया तो मैं डबल गेम भी चला दूंगा। तो ये माइंडसेट मैं जानना चाहूंगा कि भाई वो टाइम की माइंडसेट क्या थी, और ये ग्रेसफुलपन कैसे आया, और उसके साथ में उसका जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स वो कैसे निकालता था। हाँ, अभी कैसा है कि जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो उसको बोलेंगे हम शस्त्र शास्त्र। यस। तो शस्त्र एक साइंस है, युद्ध एक साइंस है वो। इसके लिए इतिहास को भी हम लोग शास्त्र बोलते हैं। इतिहास कोई कहानी नहीं है, नहीं, शास्त्र है। हाँ, वो एक शास्त्र है। इसके लिए वो अपने शास्त्र के जैसे वो चलता है। तो शस्त्र का भी शास्त्र है, और शस्त्र का शास्त्र हम भारतीयों को बहुत उसका अभिमान होना चाहिए कि हमारा शस्त्र शास्त्र बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब पूरे विश्व में हमारा ही शस्त्र शास्त्र, उसके पहले का शस्त्र शास्त्र अभी तक तो मिला नहीं है ही नहीं, और है ही नहीं। क्योंकि जाहिर है सबसे पहले जो लिटरेचर मिलता है पूरे वर्ल्ड में वो है वेद से पुराना कुछ नहीं है। ये तो पूरे वर्ल्ड ने मान लिया कि वेद से पुराना कुछ नहीं है। और उन्हीं वेदों में से शस्त्र का शास्त्र आया हुआ है। इसके लिए शस्त्र का शास्त्र हम भारतीय ही जानते थे। तो वेदों में 4 वेद है, मुख्य वेद है वो। उसमें से जो यजुर्वेद है उसका उपवेद है, क्योंकि हर एक वेद को उपवेद है। जैसे सामवेद को जो उपवेद है वो गांधर्व वेद है, जिसमें से अपना ये संगीत आया है, सब उसमें है गंधर्व। हाँ, तो वो गांधर्व वेद है। वैसे यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ओके। तो धनुर्वेद में शस्त्र के बारे में बहुत सारा लिखा हुआ है। ओके। अभी वो वेद कितना पुराना है, वो कम से कम तो 3,500-4 हजार पीछे ही जाने वाला है। बराबर, वो कम से पीछे जाएंगे उतना। एक्चुअली वो उससे पीछे 16-17 हजार साल पुराना वेदों का बताया जाता है अभी के नए संशोधन के हिसाब से। तो जितना वो पुराना है उतना ही समझने के लिए तो फिर भी हम 3,500-4 हजार अगर साल पकड़ेंगे तो धनुर्वेद 3,500-4 हजार पुराना ही है। क्योंकि रामायण और महाभारत में जो उल्लेख है वो धनुर्वेद उनको सिखाया था, क्योंकि आश्रम में धनुर्वेद सिखाया जाता था। शस्त्र विद्या है वो धनुर्वेद के जरिए से सिखाया। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी धनुर्वेद का अध्ययन किया है। जो शिव भारत उनका चरित्र ग्रंथ है, उनके टाइम ही लिखा गया। कविंद्र परमानंद ने वो लिखा है। तो शिवाजी महाराज ने कौन सी विद्या सीखी, उसमें 17-18 श्लोक है। अच्छा। तो उसमें उन्होंने धनुर्वेद उनको सिखाया। धनुर्वेद धनुष्यबाण भी सिखाया। हाँ, सब धनुर्वेद बोलेंगे तो सिर्फ धनुष्यबाण नहीं, बाकी पूरा शस्त्र विद्या, सब शस्त्र विद्या है। उसमें शस्त्र कैसे बनाना है, शस्त्र के लगने वाला जो फौलाद है, हाँ फौलाद है, क्योंकि शस्त्र फौलाद से, लोखंड से नहीं बनता है, वो फौलाद से बनता है। तो वो फौलाद कैसा बनाना है, कहाँ से वो निकालेंगे, फिर वो फौलाद बनाएंगे, फिर उसके शस्त्र बनाएंगे। और शस्त्र कौन सा बनना है, तलवार बनाना है, भाला बनाना है, कटार बनाना है, वो सब उसका भी शास्त्र वो धनुर्वेद में लिखा हुआ है। बाद में वो कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, क्योंकि किसी के हाथ में भी शस्त्र दे के नहीं होता है। उसकी उतनी वैल्यू या गुणवत्ता होनी चाहिए। तो गुणवत्ता वो नीतिमत्ता सबसे बोले, उसकी नीति नहीं तो पेपर लेके कुछ भी करेगा। तो किसको सिखाना चाहिए, उसके नियम उसमें लिखे हुए हैं। नीतिवान भी होना चाहिए। नीतिवान भी होना चाहिए। बाद में उसके हर एक शस्त्र सीखने के भी एक नियम है। जैसे कि अस्त्र भी है, शस्त्र अस्त्र, हम लोग जो बात करें वो शस्त्रास्त्र की, शस्त्र और अस्त्र दोनों हो गए। तो अस्त्र की बात मतलब एक थोड़ी सी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा करके शस्त्र के। तो अलग अलग शस्त्र विद्या है। तो उसमें से मुख्य है धनुर्विद्या। ओके। और धनुर्विद्या में धनुष्य है, तो धनुष्य किस चीज से बनता है, बाण किस चीज से बनते हैं, फिर बहुत सारी उसमें बातें हैं। तो वो सब उसमें युद्ध के नियम है, बाद में शस्त्र चलाने के नियम है, और कैसा चलाते हैं वो सब कुछ है, कभी सीखना चाहिए, वो बहुत सारा उसमें धनुर्वेद में लिखा हुआ है। और धनुर्वेद की 6 संहिता है। ओके। पहला जो धनुर्वेद है वशिष्ठ ऋषि का है, बाद में परशुराम जी का है,
उसके बाद में जामदग्नि धनुर्वेद वो आता है। ऐसा करके भारद्वाज, बाद में उशनस मतलब शुक्राचार्य का, और हर एक जो धनुर्वेद है ये एक के बाद मतलब ये नेक्स्ट वर्जन है, नेक्स्ट लेवल के है या उसमें नेक्स्ट लेवल अपडेटेड है, लेकिन उसमें कुछ नया एडेड है। जैसे कि वशिष्ठ जी का ऋषि का धनुर्वेद है, उसमें पत्थर, हड्डी, सूखे पेड़ या झाड़, उससे वेपन कैसे बना के वेपन से कैसा यूज करना चाहिए। जो श्री रामचंद्र जी थे उनके गुरु वशिष्ठ ऋषि है, इसके लिए श्री रामचंद्र जी ने ये वशिष्ठ धनुर्वेद सीखा। इसके लिए हम लोग अगर थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ये अभ्यास का एक ये रहता है कि उनकी जो सेना है वानर सेना है, उनके पास कौन से वेपन्स है? पत्थर ही वेपन, पेड़, मतलब कोई बाकी वेपन है, सिर्फ राम जी और लक्ष्मण जी के पास ही धनुष्य और बाण है। बाकी वानर सेना के पास ये पत्थर होता है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन जो रावण है उसके गुरु है परशुराम जी, तो उसके अस्त्र शस्त्र तलवार वो सब है उनके पास, वो सब उनके। तो वो दो धनुर्वेद है, वशिष्ठ जी का जो धनुर्वेद है वो, और जो परशुराम जी का धनुर्वेद है वो धनुर्वेद का दो युद्ध में वो युद्ध है एक तरह का, उनके पास अलग युद्ध विद्या, इनके पास अलग है। तो ये वर्जन्स है, क्योंकि शुरू में वशिष्ठ जी का धनुर्वेद आ गया, उसका अभ्यास विश्वामित्र जी ने किया, उनका ये दोनों का अभ्यास फिर परशुराम जी ने किया, और उनका कुछ ऐड करते गए, अपडेट्स होते गए। तो जो विश्वामित्र का जो धनुष्य है, धनुर्वेद है, उसमें धनुष्य विद्या है, धनुष्य के बारे में थोड़ा ज्यादा एडेड कुछ उसमें है, और बाद में वो अस्त्र वगैरह वो आ गए। बाद में परशुराम जी का धनुर्वेद है, उसको जामदग्नि धनु, क्योंकि उनके पिताजी जमदग्नि है, तो उन्होंने उनके नाम जामदग्नि धनुर्वेद उनको बोलते हैं। तो उसमें अस्त्र विद्या है। उसमें बाद में आता है भारद्वाज धनुर्वेद। भारद्वाज ऋषि ने इन्होंने ये 3 धनुर्वेद का अभ्यास किया ही, अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने खुद का ऐड किया। तो उसमें क्या है, तो उनके नाम में वो है भारत, यानी कि विद्युत शक्ति। भारत जो मतलब जो हमेशा मतलब वो शक्ति का एक के बाद वो कंटिन्यू रहता है, मतलब तो भारत उसका मीनिंग है। तो विद्युत शक्ति का वापर ये अस्त्र में और शस्त्र में कर सकते हैं, वो भारद्वाज धनुर्वेद। बाद में उशनस जो शुक्राचार्य हम लोग बोलते हैं, उनके शुक्र नीति है उनकी, जो कि राक्षसों के गुरु थे, लेकिन ये धनुर्विद्या में बहुत माहिर थे। तो उनका धनुर्वेद और अलग है। ये सब धनुर्वेद का अध्ययन करके उन्होंने खुद का धनुर्वेद बनाया, लिखा। उसमें उनका एडेड क्या है, तो उनमें संजीवनी विद्या है, जो कि हम लोगों ने अभी तक देखा है कि मरे हुए सैनिक जिंदा हो जाते हैं। तो वो तो सीरियल और पिक्चर में ठीक है, लेकिन रियल में ऐसे नहीं है। उन्होंने युद्ध की ऐसी तकनीक निकाली कि जैसे कि कोई भी युद्ध का जो ग्रुप रहेगा, तो आगे 10 लोग रहेंगे बटालियन में, उनके पीछे 10 मतलब ऐसा ग्रुप रहता है। तो आगे वाले सामने वाले से शस्त्र से कुछ मरेंगे, कुछ घायल हो जाएंगे और निकल जाएंगे। तो 10 से 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, तो शक्ति कम होती जाती है। इसके लिए सामने वाले की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि कम हो रहे हैं। तो ये देख के उन्होंने ऐसी एक तकनीक निकाली कि अगर कोई एक मारा जाता है 10 में से आगे, या घायल हो जाता है, तो एक सैनिक कम हो जाता है, तो उसकी जगह इमीडिएट दूसरा आ जाएगा, उसकी जगह दूसरा रिप्लेस लेगा, और इसका साइकिल एकदम परफेक्ट टाइम टू टाइम रहेगा। ऐसा नहीं कभी आएगा नहीं, वो जैसे ही बाजू हट गया दूसरा खड़ा हो गया। तो ये टेक्निक उन्होंने लाया, ये संजीवनी विद्या है। और ये युद्ध के टाइम ये बहुत मायने रखती है, ये संजीवनी। बाद में व्यूह, अलग अलग व्यूह रचना है, बहुत सारे व्यूह है, वो धनुर्वेद वो भी लिखे हुए हैं। तो ऐसे ये 6 धनुर्वेद अपडेटेड है। बाद में नीति प्रकाशिका एक बना लिया, तो उसमें कुछ धनुर्वेदों का बहुत सारी अच्छी चीज उसमें डाल दी है, और वो अभी उसका बुक मिलता है धनुर्वेद का। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। और फिर ये प्राचीन परंपरा जो प्राचीन भारतीय शस्त्र परंपरा वेदों से शुरू होती है, और उसके पहले वेदों में कुछ युद्ध, जैसे कि इंद्र का, अभी वाग्नक का महाराज ने सबसे पहले वापर किया, और वो सक्सेस भी है। लेकिन वाग्नक का उल्लेख वेद में आता है,
पहले। कहाँ पे? एक इंद्र के बारे में स्तुति है, इंद्र जिसको हम लोग सूक्त बोलते हैं। तो इंद्र सूक्त है। इंद्र सूक्त में इंद्र का वर्णन किया है। उसमें इंद्र का वर्णन है कि लोहे का नाखून वाला। ओके, लोहे का नाखून वाला मतलब शस्त्र। हाँ, उनको बोला है कि उनके नाखून लोहे के, इंद्र के। तो कोई भगवान रहे या रहे, ऐसे नाखून लोहे के हो नहीं सकते। तो उसमें हम लोग तर्क कर सकते हैं कि लोहे के नाखून मतलब वो वाग्नक ही हो शस्त्र का वेदों में आया हुआ उल्लेख है। लेकिन वो शस्त्र कैसा था क्या वो पता नहीं, वो तो महाराज के टाइम में पता चला कि वाग्नक क्या है, और वैसे ही है वो। तो इसके लिए उसमें एक उल्लेख आता है। और बाद में ये शिवकाल में हम लोग को उसको देखने भी देख भी सकते हैं, और उसका यूज कैसा हुआ है वो भी कर सकते हैं। और अभी तो वो वेपन है ही अपने पास। ऐसे बहुत सारे ये रहते हैं अलग अलग। सर, अभी आपने जैसे इंद्र का बता दिया कि इंद्र का शस्त्र तो वज्र था। हाँ, तो ये क्या चीज था? और फिर बाद में और एक हम देखते हैं कि एक हड्डियों, कौन से मुनि थे वो जिनका हड्डियों का शस्त्र बनाने के लिए उनका दिया था, तो ये भी एक हाँ, मुझे भी झटके से याद नहीं आ रहा है, लेकिन है जो हड्डी का शस्त्र है वो। हाँ, हड्डी मतलब उनके मरने, हड्डियों से उनका शस्त्र बनाने के लिए एक वरदान था। वो जो राक्षस है ना, तो उसका वध उनके हड्डी से बने हुए वेपन से हो सकता है। और ये देवों की रक्षा करने के लिए, इंद्र की रक्षा करने के लिए उनको प्राण समर्पण किए उन्होंने। जी बराबर। और फिर उनके हड्डी से वो शस्त्र बना के इंद्र को दे दिया। तो उससे बाद में रुद्रासुर का वध किया उन्होंने, इंद्र ने। तो रुद्रासुर वो उनके हड्डी से ही मर सकता था सबसे पहले। तो ये वज्र किस चीज का हथियार था? जो वज्र जो एक चीज है करके, वो तो हड्डी का है, ये पक्का है। बाद में उसका जो वेपन बना, जो मेटल का या लोहे का जो बना, तो उसमें 3 त्रिशूल जैसा रहता है। तो वैसे 3 दांत ऐसे रहते हैं। ओके। पीछे और आगे ऐसे कली के जैसे, फूल के कली जैसे, और बीच में पकड़ने के लिए। ओके। तो वो बनता है वज्र। तो उसे प्रहार कर सकते हैं, कुछ फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये हो गया पौराणिक शस्त्र हो गया, वो बाद में कहीं यूज में नहीं आया हुआ है। फिर वज्र के बाद में मतलब उसके अलग अलग टाइप के भी बहुत सारे बन गए, लेकिन ये है हड्डी का। और बाद में उसके जैसा मेटल का बना लिया रहेगा, जो अब भी वज्र करके देखने को मिलता है। हम लोग शायद एक पिक्चर में दिखाएंगे वज्र कैसा रहता है वो, क्योंकि तो फिर दर्शकों को समझ में आ जाएगा। तो वो एक वज्र अभी जो देखने को मिलता है। और कुछ पुराने मंदिर है 10वीं सदी से लेके 16वीं सदी तक, तो जो वहाँ पे देव देवता है, तो इंद्र के हाथ में वज्र दिखा है। जैसे कि दुर्गा माँ के हाथ में भी वज्र है, क्योंकि इंद्र ने उनको भी, बहुत सारे देवों ने उनको अपने शस्त्र दिए हुए दुर्गा माँ को। तो उसमें इंद्र का वज्र उनके भी हाथ में, दुर्गा जी के हाथ में। तो वो देखने को मिलता है कि वो कैसा है। अर्थात वो ड्राइंग है, चित्रकार ने अभी बनाया हुआ रहेगा, लेकिन पुराने जो मंदिर है उसमें देवों के हाथ में वज्र देखने को मिलता है। हाँ, बहुत सारे शस्त्र देखने को, क्योंकि मध्य युग में 10वीं सदी में 12वीं सदी में शस्त्र कैसे थे वो तो मिलते नहीं, बहुत रेयर है। नहीं मिलते बोलेंगे तो भी चलेगा। मंदिरों के झांकियों से पता चलता है कि वो पता चलता है कि कौन से शस्त्र है और कैसे थे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रहेगा वो टाइम। जैसे परशुराम जी का परशु है। और वैसे हर एक देवता को उनकी स्पेशल एक पावर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है, विष्णु जी का शारंग नाम का धनुष है जो सिंह से बना हुआ है। शारंग, इसके लिए उनको शारंगधर बोलते हैं। अच्छा। भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष है जो वट के पेड़ के पारंबी से बना हुआ है। तो उनको पिनाकेश्वर बोलते हैं। पिनाक पानी मतलब हाथ, जो उनके हाथ में धनुष है। कोदंड राम बोलते हैं, राम जी को हम लोग, श्री राम जी को कोदंडधारी उनको बोलते हैं, कोदंड राम। हाँ, तो कोदंड नाम का धनुष है जो बांबू का है। जिसको हम लोग तीर कामठा बोलते हैं, जो शिवकाल में बहुत यूज में आया है। तो वो कोदंड, और वो मनुष्य के इतना ऊंचा रहता है, 6 फुट 6.5 फुट। हाँ, बांबू के रहता है तो लंबाई रहता है। ये सब ये मंदिरों से पता चल जाता है। और ऐसे अलग अलग शस्त्र है, जैसे कि यम का जो है वो पाश है। बलराम जी का वो नांगर है। लांगल उसको बोलते हैं। तो हर एक इसका अलग अलग। भैरव जी का दंड है।
हाँ उनका दंड है, वो उनको ये बोलते हैं उसका भी खटवांग उसको नाम है। अच्छा। तो एक लकड़े का डंडा रहता है, हाँ, और हाँ, उसके ऊपर एक मानव की कवटी रहती है, ओके ओके हेड रहता है जो, तो वो उसको मारते, वो प्रहार करने जैसा है। हाँ हाँ गदा, हाँ गदा के like जैसा गदा। है, हाँ वो गदा के जैसा ही है, तो वो खटवांग बोलते हैं। वो बहुत सारे देवों के हाथ में हम लोग को देखने को मिलते हैं, और ऐसे बहुत सारे शस्त्र है जो वो टाइम देखने को मिलते हैं। कुछ हम लोग एक शिव जी का साउथ इंडिया में एक स्कल्पचर है, वो हम लोग दर्शकों को दिखाएंगे, तो उनके हाथ में बहुत सारे शस्त्र है जो वहाँ पे कार्विंग में हम लोग देख सकते हैं। तो मेरे पास एक उसका बहुत अच्छा फोटो है, तो मैं आपको दे दूंगा तो दर्शकों को कि शस्त्र कैसे हम लोग को पता चलता है। प्राचीन भारतीय शस्त्र वेदों में तो है, लेकिन देखने को कैसे मिलते हैं, तो मंदिरों में। तो हमेशा देखना है, ढाल है उसको खिटक बोलते हैं, लकड़े का ढाल रहता है, चमड़े का ढाल रहता है, मेटल का ढाल रहता है, तो वो भी देखा, चौकोनी ढाल देखने को मिलती है। बहुत सारा इतना वेपन का वैरायटी है भारत में, बहुत वैरायटी है, और ये मंदिरों से वो ज्यादा पता चल के, और ग्रंथों में उनका वर्णन आता है। माडू करके जो जो महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में यूज में था, मराठों का शस्त्र उसको बोलते हैं। तो हिरण के सींग से बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ हिरण के सींग रहते हैं, बीच में पकड़ना ग्रिप होता है, और बीच में पकड़ने उसके ऊपर छोटा ढाल रहता है, तो उसमें प्रोटेक्शन भी है, और उससे हम लोग कलारीपयट्टम में यूज करते हैं शायद। हाँ वो कलारीपट्टम जो है ना, वो अपना जो पट्टा है उससे ब्लेड रहते हैं, लेकिन माडू का अलग है। तो वो भी दोनों तरफ सींग रहता है, बीच में हैंडल है। बीच में हैंडल है, और वो हिरण के सींग से बंधे हैं। मतलब जो निसर्ग से जो उपलब्ध है, क्योंकि क्या है कि नेचर ने हिरण को खुद का संरक्षण करने के लिए सींग दिया, हर एक इसको दिया हुआ है, वेपन है, तो वेपन है। सिर्फ मानव प्राणी ऐसा है कि जिसको कुछ काटे नहीं है, सींग नहीं है, उसको दिमाग दिया है, कुछ कवच नहीं है, दिमाग दिया है, तो लेकिन उसको बुद्धि दिया है। इसके लिए बुद्धि के जैसे वागनक, तो ये इसका नाम पे कि बाघ का जो पंजा है, उसका जो शक्ति है वो नखों में, तो वैसा अपने लिए बना लिया, नख बना लिया बुद्धि से। वैसे ये बहुत सारे कुछ वेपन्स वैसे ही बने हुए हैं, जैसे कि माडू है, बागनक है, इसको एक इंडियन टाइगर टूथ बोलते हैं इसको। तो इसका टाइगर का जो दांत है एग्जैक्टली वैसे ही बेंड, सूले बोलते हैं, हाँ सूले, तो वैसे ही है, और इसे वो कोई भी शिकार फाड़ लेता है, पकड़ लेता है पहले, फाड़ देता है। तो उसका जो मेन मतलब जो आइडिया है, वो जो है, तो वो उससे लिया हुआ है। जैसे कि ढाल का भी है, तो ढाल एक शस्त्र है, तो वो भी जैसे कि कछुए को खुद को एक पीठ दी है निसर्ग ने, या भगवान में बोलेंगे हम लोग, तो वो हम लोग लेके हम खुद का भी संरक्षण कर सकते हैं। तो ये मानव ने अपने बुद्धि का उपयोग करके जितना भी यूटिलाइज किया, हाँ, तो उसे बना लिए, बाद में उसके मेटल के बनाने शुरू कर दिए। वैसे सर, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी हम तो ऑल ओवर शस्त्र की बात कर रहे हैं, पर अभी हम अपने महाराज के बारे में बात करें, छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके कालखंड में वो अलग अलग युद्ध लड़े, वो ठीक है, और उनका अलग हर एक जो शत्रु था उसके लिए अलग वेपन यूज किया, अलग सर्कमस्टांसेस यूज किया, अलग युद्ध नीति यूज की, अलग इंसान यूज किए, हाँ बराबर, अलग युद्ध का मैदान यूज किया, मतलब रण क्षेत्र आपके लिए एक जो मैंने चूज किया वो इनके लिए नहीं किया, इनके लिए जो किया ये इनके लिए, वो सबसे उनकी जीत की कुंजी थी, बराबर है। जो अफजल खान के लिए इन्होंने ये शस्त्र इस्तेमाल किया, छोटा सा, वो किसी और के लिए कोई और किया, किसी और के लिए कोई, वो उनकी युद्ध नीति, और उस युद्ध नीति को इजराइल आज स्टडी करता है। एग्जैक्टली। तो उनकी युद्ध नीति के लिए क्या मतलब उनकी किस तरह से उनका ये चलता था, ब्रेन चलता था, मैं ये साइकोलॉजी जानना चाहूंगा उनकी युद्ध नीति की, और फिर शस्त्रास्त्रों का उनका चयन कैसे होता था। हाँ, वो महाराष्ट्र के टाइम पे तो बहुत सारे वेपन्स थे, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात की कि भारत में बहुत पुराने जमाने से शस्त्र परंपरा है, और भारतीय देव देवता देखेंगे तो भारत हिंदू बोलेंगे हम लोग, कोई भी हिंदू देव देवता बिना शस्त्र के है नहीं है, हर एक देवता के पास कोई ना कोई शस्त्र है। तो देव देवताओं ने शस्त्र क्यों धारण किया है, क्योंकि बनाए तो हम लोगों ने, हिंदुओं ने अपने
भगवान बनाए ना, किसी ने देखे नहीं थे अपने दिमाग में, या उनको खुद को जैसे भगवान के दर्शन हो गए या उनका जैसा वर्णन था वैसे उन्होंने शिल्प बनाए, चित्र बनाए उनके, और वो जो वेपन वो खुद यूज करते थे वो भगवान के हाथ में दे दिए। जैसे कि हम लोग जो कुछ खाते हैं वही भगवान को समर्पित ये नैवेद्य के रूप में। तो वैसे ही वेपन का भी जो आदमी जहाँ भी जो भी वेपन यूज करता था तो वो भगवान को उन्होंने अर्पण कर दिए और उनके हाथ में वो दे दिए। अभी ये सब क्यों? क्योंकि भगवान हमारा संरक्षण करता है और संरक्षण करने के लिए शस्त्र बहुत जरूरी है, और इसलिए सब हिंदू देवता शस्त्रधारी है, क्योंकि विश्व का या लोगों का, मैं हिंदुओं का नहीं बोलूंगा, लोगों का जो भी है लोगों का, वो सबका संरक्षण के लिए उन्होंने शस्त्र धारण किए। और हर एक का शस्त्र का स्पेशलिटी है, जैसे अभी बताया था मैंने। तो ये हो गया शस्त्र का। तो महाराज के टाइम पे जो पुराने जमाने से कुछ शस्त्र चलते आ रहे थे वो तो बहुत यूज हुए। अभी शिवाजी महाराज ने उनकी जो युद्ध नीति है और शस्त्रास्त्र शास्त्र का जो शास्त्र उन्होंने सीखा है और उसके बल के ऊपर से उन्होंने आगे का उनका जो युद्ध नीति या रणनीति है वो उन्होंने खेली है। तो महाराज जब छोटे थे, जैसे कि अभी बताया मैंने, तो उनको बहुत सारी विद्याएं सिखाई थी, क्योंकि वो राजा होने वाले थे। तो उनको हर एक चीज, गणित से लेके आकाश से लेके, मतलब आकाश का तारा लेके जमीन पर रहने वाला छोटा खड़ा, ये इसके बारे में उनको बताया, निसर्ग के बारे में सब एनालिसिस बता दिया सब कुछ उन्होंने, क्योंकि वो राजा होने वाले, इसके लिए हर एक चीज की उनको जानकारी होनी चाहिए। तो शस्त्र के बारे में तो उनको शस्त्र क्या है, कौन सा है और वो कैसा चलाते हैं, कहाँ कौन सा शस्त्र यूज करना चाहिए, ये शस्त्र शास्त्र उनको सीखा, बहुत अच्छी तरह से सिखाया था। वेल एजुकेटेड थे वो इसके बारे में, और इनके लिए अलग अलग शिक्षक प्रदान किए थे, क्योंकि शिव भारत में ये चीज आती है, अलग अलग शिक्षक अलग अलग विद्या उनको सिखा रहे हैं। तो अभी हमें शस्त्र विद्या उनको किसने सिखाया ये उन नाम नहीं है, बहुत सारी चीज इतिहास में पता नहीं चलती है, हर एक चीज कोई लिखी नहीं रहती है। तो वैसे है, लेकिन वो सीखे थे, क्योंकि उनकी रणनीति अगर देखेंगे, उनका स्टडी हम लोग करेंगे, जैसे अभी आपने इजराइल पूरा वर्ल्ड की स्टडी करता है, पूरा वर्ल्ड। तो अभी इजराइल मतलब जो भारतीय नहीं है, वो लोग यहाँ के एक राजा की युद्ध नीति की स्टडी कर रहे हैं और अपने सैनिकों को या छात्रों को सिखा रहे हैं। मतलब वो ऑलरेडी वो एजुकेटेड है या रिसर्च किया हुआ है उसमें। तो इसका मतलब है शिवाजी महाराज ने वो सब सीखा था। और ये तो है कि मतलब उनको हम अवतारी पुरुष तो बोलते हैं, वो है भी, उसमें कोई वादी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद भी सीखा है, उनको सिखाया गया है। तो जिजाऊ साहब ने भी उनके लिए, उनकी माँ ने अच्छे अच्छे शिक्षा के लिए दिए होंगे, उनके पिताजी ने दिए होंगे रणनीति कैसी, क्योंकि वो तो मुख्य था उनका, राज्य स्थापन करना है तो सबसे पहले युद्ध जरूरी था, और युद्ध के लिए अच्छे आधुनिक वो टाइम के शस्त्र होने जरूरी है। तो इसका जानकारी भी होनी चाहिए। बाद में महाराज ने जो राज्य किया वो कोकण भाग में शुरू किया उन्होंने, पुणे से लेके कोकण भाग में, जैसे गढ़ लिए हुए हैं। तो इसके लिए उनका रण क्षेत्र जो वो सह्याद्री है। इसके लिए एक ऐसा एक वाक्य आता है पुराने बखर में या कुछ इतिहास के पुस्तक है उसमें की सह्याद्री, समुद्र आणि शिवराय यांनी एकवटून मांडलेला स्वातंत्र्य संग्राम विजयी झाला। म्हणजे याच्यामध्ये सह्याद्री रणक्षेत्र आहे, मतलब समुद्र रणक्षेत्र आहे, कारण आपल्याला युटिलाइज कैसा करना है, बरोबर आहे। तर ह्या नैसर्गिक शक्ती आहेत। आणि मुघल जे आहेत, म्हणजे सुरुवातीला महाराजांचे मुघल शत्रू नाही आहेत, कारण सुरुवातीला शत्रू आहे आदिलशाह आणि निजामशाहचा काही भाग आहे, आणि मग जंजिराच्या सिद्धीत हे चोर लोक आहेत, कारण ते काय ते चोरटेच आहेत, भुरटे चोर होते खरं तर ते। पण मुख्य आदिलशाह ही खूप मोठी शक्ती होती, कारण दक्षिणेमध्ये पुण्यापासून सगळं आदिलशाहचं राज्य पसरलेलं होतं आणि निजामशाहचं, त्याच्यामुळे आदिलशाह बरोबर महाराजांना लढणं खूप म्हणजे आवश्यक होतं राज्य स्थापन करण्याकरता। आणि जवळजवळ सगळा भू, म्हणजे शहाजी राजांची जहागीर जर सोडली, पुणे, सुपे, इंदापूर, तर भूप्रदेश काहीच नव्हता, आणि त्यांनी तो शिवाजी महाराजांना दिला होता, आणि त्यांच्याबरोबर काही जाणकार लोक दिले होते। तो वो उसके साथ में कुछ शस्त्र और सिखाने वाले लोग वो भी दिए थे।
तो उसके बाद सबसे पहला था कि किला हाथ में आना चाहिए, क्योंकि जब एक गढ़ हाथ में आता है तो गढ़ का परिसर हाथ में आता है, गढ़ हम खुद का संरक्षण कर सकते हैं, अपना जो भी खजाना है, शस्त्र अस्त्र है, अपने लोग है और राज्य के लिए जो भी आवश्यक चीज है वो सब गढ़ पे रख के वो संरक्षित कर सकते हैं। और जो अपना प्रदेश है गढ़ के आजू बाजू में चारों साइड में उसका संरक्षण करता है, इसके लिए गढ़ महत्व है। और गढ़ संरक्षण का सबसे पहला मायने रखता है। इसके लिए महाराज ने पहला तोरणा किला दिया, बाद में पुरंदर है और इतर जो तोरणा ये राजगढ़ वगैरह, ये धीरे धीरे एक एक गढ़ लेते गए। और हर एक गढ़ लेने से पहले वो रण क्षेत्र था, क्योंकि वहां पे कुछ तो लड़ाई करनी पड़ी। जैसे कि तोरणा के टाइम लड़ाई नहीं हुई थी, राजगढ़ के टाइम भी लड़ाई नहीं हुई थी, वो मतलब अलग तरीके से उन्होंने लिया था। वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो था। हाँ वो तो था, शुरू में वही करना पड़ा, डायरेक्टली जाके वॉर नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकल तो था, क्योंकि वो धीरे धीरे करना था। उनके लिए स्लो पॉइजनिंग था। फिर वो मतलब शत्रु के लिए स्लो पॉइजन, उनको पता नहीं चलना चाहिए ये पॉइजन है, उनके लिए तो महाराज पॉइजन ही थे, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए था, इसके लिए धीरे धीरे ऐसे लिया। फिर ये रण क्षेत्र बनते गया। तो फौलाद खां ये मैं नाम भूल गया, वो सबसे पहले आदिल शाह ने महाराज के ऊपर भेजा था सैन्य करके। तो वो पहली लड़ाई है शिवाजी महाराज की उनके साथ, वो जीत ली उन्होंने। तो शुरू में रण क्षेत्र सह्याद्री था, तो सह्याद्री के जो दरी है बहुत कठिन प्रदेश है ये, बारिश में तो यहाँ पे प्रवास करना ही मुश्किल है। और बाकी भी बहुत बड़े पहाड़ है, वो पहाड़ लांग के जाने पड़ते हैं, तो बीच में जंगल रहते हैं बहुत घने घने। तो ये जो निसर्ग की शक्ति है उसके साथ लड़के फिर ये तो इसमें शिवाजी महाराज का रण क्षेत्र है वो मेनली गढ़ किले और उसका परिसर है। और हर एक गढ़ का परिसर है वो अलग है, जैसे सिंहगढ़ का परिसर अलग है, विशालगढ़ पन्हाड़गढ़ का बहुत ही अलग है, वासोटा किला है उसका तो बहुत ही अलग है, जलदुर्ग उसका अलग है। तो हर एक जगह पे अलग अलग युद्ध नीति है, क्योंकि रण क्षेत्र जो है उसका वो कैसा है, रण क्षेत्र उसका भौगोलिक रूप कैसा है, प्राकृतिक रूप कैसा है, और उसके ऋतु जो बारिश के टाइम ये गर्मी के टाइम उसमें बहुत अलग माहौल रहता है, पानी नहीं मिलता है, ये सब कुछ है, कांटों का ये है। तो उनका जो युद्ध नीति है तो वो हिसाब से युद्ध नीति है। लेकिन मेनली मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो थोड़े शब्दों में मैं ऐसे बता सकता हूँ कि मुझे मालूम है मेरा एरिया कैसा है। हाँ एग्जैक्टली मुझे मालूम है मेरा एरिया कैसा है, और मुझे ये भी मालूम है कि सामने वाला जो शत्रु है वो कितना प्रबल है और उसकी पॉजिटिव चीजें क्या है, वो सामने का युद्ध लड़ सकता है मेरे से, या मैं उसके साथ में सामने का युद्ध लड़ सकता हूँ, या मुझे जीतने के लिए लड़ना है। वो तो है, उनका तो एक था कि मुझे ये युद्ध जीतना है। अब कैसे जीतना है, ऑप्शन ही नहीं है, जीतना ही है। तो जीतने के लिए मुझे क्या करना है, शत्रु के बारे में जानकारी लेनी है, और युद्ध क्षेत्र जो खुद तय करेगा उसकी जीत रहती है। मतलब युद्ध के शास्त्र में ऐसा है कि युद्ध भूमि जो डिसाइड करता है वो ज्यादा करके जीतता है, जीत का जो ज्यादा करके उसके पास जाता है, ज्यादा परसेंटेज उसके 90% वही जीतेगा वैसे, क्योंकि वो रण क्षेत्र जब चूज करता है तो उसके बारे में उसको पता चलता है कि इसमें लोग कैसे हैं, इसमें पहाड़ कैसे है, इसमें कौन से सीजन में क्या रहता है, ये सब कुछ रहता है। उसके साथ में वातावरण जो भी मायने रखता है, मतलब अमावस का रात है या पौर्णिमा का है तो रात को कैसा रहेगा। दूसरी बात है कि ये अभी जैसे कि हमारे दिसंबर के बाद में रात बड़ी होती है, फिर ये सब युद्ध में सब सीखना पड़ता है उनको, ये सब सिखाया हुआ। मतलब हम बिल्ली बन गए तो चूहे को कैसे खिलाना है वो मेरे हाथ में रहता है कि इधर से फटका मारूं कि इधर से फटका मारूं, और फिर मजाक देखते हैं। एग्जैक्टली। तो उनके भले 10,000 रहेंगे लेकिन मेरे 100 काफी रहेंगे, क्योंकि क्या माहौल आपको सपोर्ट कर रहा है, जो उसको पता नहीं है लेकिन आप उसमें माहिर है। जंगल के अंदर के रास्ते शॉर्टकट्स है, कुछ धोखे वाले रास्ते है, वो किधर भी लेके जाते हैं शत्रु को। तो ये हर एक रण क्षेत्र में हम लोग को उनके एक युद्ध में देखने, जिसको हम लोग युद्ध नीति, उनकी युद्ध नीति एग्जैक्टली। तो ये युद्ध नीति हम जानना चाहेंगे सर, एक युद्ध नीति लड़ी थी अफजल खान को मारने के लिए और उसको जावड़ी तक लेके आए थे। उसका इतना लाखों का सेना था आदिल शाही का, और 35,000 तो सेना वो लेके आया कितने, फिर वहां पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेला कि मैं डर गया, मैं आप इधर आओ, फिर मैं आपसे मिलूंगा,
और फिर बाद में मैं ही डिसाइड करूंगा कि आप यहाँ तक आओ, मैं आऊंगा नहीं तो नहीं, डर गया मैं। एंड देन उनको ये भी बताया कि भाई आप बड़े हो, आप ये हो, आप वो हो, चढ़ा दिए। एंड देन यहाँ पे पूरी तैयारी की चिलखतों के साथ, शस्त्र के साथ में। और शस्त्र चुना भी तो ऐसा शस्त्र की जो पता ही नहीं है सामने वाले को, और पहले कभी किसी ने यूज ही नहीं किया, मतलब उसके बारे में किसको पता ही नहीं है। एंड देन 7.5 फुट के आदमी को 5.5 फुट के महाराज जी मार दिया उसको। मतलब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक चरम है ये। हाँ है ही, उसमें बहुत ही है। ये तो हम लोग एक सिर्फ ये देख रहे हैं कि इससे मार लिया, लेकिन ये एंड पॉइंट है। हाँ एंड पॉइंट है, लेकिन एंड पॉइंट तक आने के लिए जो भी युद्ध नीति कितनी तैयारी, वो कितनी तैयारी है। क्योंकि शुरू में अफजल खान बहुत होशियार है। यस, वो मूर्ख नहीं है। उसकी एक ही गलती हो गई, अफजल खान ने वो बहुत होशियार है, मतलब महाराज के जैसे ही वो युद्ध नीति में निपुण है बहुत। अफजल खान को कोई ऐरा गैरा नहीं समझना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अफजल खान हम लोग अगर समझेंगे तो महाराज किसके साथ लड़े वो हमको समझेंगे, फिर महाराज का और भी ऊपर का ये हो जाता है। तो अफजल खान जो आया था, तो आप अगर नक्काशा में अगर देखेंगे तो कोकण एक तरफ है ऐसा पूरा, कोकण और महाराज का जो वो टाइम का स्वराज्य अफजल खान आया था वो टाइम 1659 के टाइम, तो स्वराज्य इधर है और वो बीजापुर से आ गया और वहां से उसको सीधा आना चाहिए स्वराज्य पर, लेकिन वो वहां रुके, आगे उधर ही गया, अलग जगह पे गया। तो वो क्यों गया था, मतलब उसकी रणनीति वहां से समझ सकते हैं हम लोग। तो उसने पहले अलग अलग जो देवस्थान थे उनके ऊपर, क्योंकि वो उसको पता था कि ये जो शिवाजी का राज्य, शिवाजी महाराज का जो राज्य है जिस जगह में है, वहां पे जाके लड़ना आसान नहीं है, तो उसको उसमें से बाहर निकालना चाहिए। तो इसके लिए उसने बहुत सारी प्रयास के प्रयत्न किया। वो तुळजापुर गया, अलग अलग पंढरपुर गया, ताकि महाराज आए वहां तक, अपने दैवत को और लोगों को बचाने के लिए बाहर आ गया। और अगर महाराज बाहर आते तो मुश्किल इतिहास अलग ही बनता था। लेकिन महाराज की यही रणनीति, महाराज बाहर नहीं आए अपना प्रदेश छोड़ के, फिर उसके पास कोई चारा नहीं बच गया, अभी जाना ही पड़ेगा। और वो सब फौज लेके वाई तक गया। वाई का उसको पता था, क्योंकि वो सूबेदार था एक टाइम पे, और उसमें से कुछ लोग उसको पता था, वो सब कुछ था। इसके लिए मतलब वो आज के भाषा में सेटिंग कर सकता था सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहचान के थे कौन पैसा खाएगा, कौन आएगा, कौन डरता है, किसको क्या चाहिए, ये सब उसने वो सहारे को वो फरमान भेज दिए और वो उसका वाई में आके बैठ गया। और ये टाइम तक महाराज प्रतापगढ़ पर, हर को लगता है कि प्रतापगढ़ आके बैठ गए, महाराज थे ही नहीं, तो महाराज राजगढ़ थे। और महाराज की वो टाइम की कंडीशन सोच नहीं सकते, मतलब तब रणनीति की पता चल गया कि उनकी एक पत्नी थी, महारानी थी, वो गुजर गई थी राजगढ़ पर। संभाजी महाराज का जन्म वो टाइम, ये बहुत सारी चीजें उसमें जो उनको फेस करना था। और कोई आदमी के इसमें कितना टेंशन रहेगा, ये बात है। ये इसमें सब निकल के वो प्रतापगढ़ आए। अफजल खान पहले आया वाई में, उसके बाद में महाराज, क्योंकि ऐतिहासिक कागज पत्र की तारीख जो है पता चलता है, उससे पता चलता है। शिवाजी महाराज आके बैठे नहीं थे, अफजल खान इधर बाद में आए, बुलाएंगे। तो पहले अफजल खान वाई में आए, उसके बाद में प्रतापगढ़ में महाराज आके बैठ गए और वहां से रणनीति एक्चुअली युद्ध की शुरू कर दी कि अभी युद्ध करना ही पड़ेगा, तो उसको पास में लाना पड़ेगा। तो वो भी समझ गया था। और उसकी एक ही गलती है अफजल खान की, कि वो उसने अंडर एस्टिमेट किया, महाराज को अंडर एस्टिमेट किया, और खुद के शक के ऊपर, मतलब उसने वो जो करना चाहिए था उसने यहाँ पे उसने पहली चूक किया अफजल खान ने, और इसके लिए वो मर गया। और महाराज बहुत अच्छा सोच रहे, वो बाहर तो आए नहीं, बाद में पूरी ताकत लगा के वकील भेज के उसको खींच के लेके आए। और उसकी सेना से वो आधी मतलब बहुत सारी सेना वाई में, बाद में वो रणतोंडी घाट है उसमें से सेना चढ़ नहीं पाती थी, इसके लिए उसका और सेना का पार्ट कम करना पड़ा। कम करते करते उसको ऊपर तक लेके आए प्रतापगढ़, मतलब अपने गढ़ के बाजू में तक। वो टाइम, इतने टाइम में अपनी सारी सेना जंगल में छिपा के रख दी, उसको एम्बुश करके रखा था। कुछ उसके लिए रास्ते बना रहे थे, कुछ मतलब ऐसा उनका वो युद्ध नहीं थी। ये सब तैयारी करने में
और उसमें काम करने वाले लोग और गुप्तता रखना, इसके साथ साथ में अफजल खान के साथ कौन से लोग हैं, वो किस माइंड सेट के हैं, अपने कौन से लोग गए हैं, वो क्या क्या करने वाले हैं, उनके साथ शस्त्र कौन थे, तोहफे कौन से हैं, बाद में पूरी जानकारी पूरी जानकारी इनका हेर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो रहता है उनका, मतलब शिवाजी महाराज के हर एक रणनीति का जीत का सबसे बड़ा पार्ट है इंटेलिजेंस गैदर करना। ये बहिर्जी नाइक साहब उनका मुख्य है। उसके ऊपर सब हुआ है सबसे पहले। इसके लिए उन्होंने बहुत खर्चा किया, किलो के साथ में गुप्तहेर संगठन के लिए। अच्छा, और बहुत सारा खर्चा किया, तो वो हर एक जानकारी महाराज को आती थी। मतलब एक ऐसा ही छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कैसे जानकारी महाराज को आती थी। शाहजहां दिल्ली में, औरंगजेब तो सूबेदार था, वो बादशाह नहीं बना था, शाहजहां बादशाह था। बाद में वो बीमार हो गया। ये उसकी बीमारी की जो बातमी है, औरंगजेब को, वो औरंगाबाद में था, उसको वो बातमी मिलने से पहले महाराज को पता चल गई थी कि शाहजहां वहां पे है। तो महाराज के उधर थे गुप्तहेर शाहजहां के तक? हाँ, सब जगह पे थे। उनके बहुत सारे उल्लेख अभी मिलते हैं ऐतिहासिक साधनों में, इसके लिए पता चलता है। तो आप देखिए कि उसके लड़के से पहले महाराज को पता चल गया कि शाहजहां बीमार है, और उसके जो लड़के हैं वो अभी किसको मार के कौन गादी पे बैठेगा इसमें लगेंगे। इसलिए महाराज ने सबसे पहले मुगलों के साथ यहाँ पे गड़बड़ की है। अच्छा। सबसे पहले, तब तक मुगलों के साथ मराठों का, महाराष्ट्र का कुछ भी लेना देना नहीं था, ना मुगलों का हमसे था, ना हमारा मुगलों के साथ था। अच्छा। वो अपने राज्य में थे, हम अपने राज्य जो भी कर रहे थे। लेकिन महाराज ने, वो औरंगाबाद में था, महाराज ने खुद वकील भेजा उसके पास। ओके ओके ओके। तो औरंगजेब को एकदम ये हो गया कि भाई ये वकील क्यों भेजा है, मेरा कुछ लेना देने ने, उसका कुछ लेना देने, ये वकील क्यों आया। लेकिन वो सोचता रहेगा आगे, अगर आया है तो ठीक है। तो उन्होंने वकील भेज के कि भाई हम मतलब आपके साथ है, आपके लिए काम करेंगे, आप बादशाह है, आप बड़े, आप होने वाले बादशाह वगैरह। क्योंकि औरंगजेब वो सेट में नहीं था, उसको दिल्ली जाके गद्दी पे बैठना था, वो इसमें। इसके लिए महाराज की सब जो भी ये थी सब उसने मानने का, हाँ ठीक है चलो हो जाएगा। उसको तो बड़प्पन आ गया, अरे मेरे पास आ गया, मेरे पास ये करके। तो और उसका तो आदिल शाह और उसके साथ तो झगड़ा था ही, तो अच्छा है कि उसका शत्रु अपने पास आया है और अपने को बादशाह बोल रहा है। तो इसके लिए जो भी ये थी मान्य कर दिए। उसके बाद में फिर से दूसरा वकील भेजा और उन्होंने बोला मैं जो भी करूंगा वो आपके लिए करूंगा, और ये मान्यता ले ली। और वो टाइम जुन्नर मुगलों के पास था और वो बड़ी पेट थी, और औरंगजेब को मतलब ये कर दिया। तो मैं जो भी करूंगा आपके लिए करूंगा, इसके लिए मैं जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए आप मुझे परमिशन दे दो। तो इसको तो अभी और भी ये आ गया और मेरे से परमिशन मांग रहा है। तो कुछ हो नहीं है, बादशाह अच्छी बात है, अच्छी परमिशन पहले से ले लिया। और उसको दिमाग में दिल्ली था, दिल्ली का सिंहासन था। इसके लिए चलो ये एक बात निपटा लेते। उसने तो महाराज ने क्या किया, परमिशन मांगा उससे और जुन्नर की लूट की है। मतलब उससे ही परमिशन से उससे ही शहर लूट लिया, और उसमें वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसको दिल्ली जाना था। मतलब कहने की बात है, महाराज को वो खबर मिल के वो उसका खबर फायदा से कैसा फायदा लेना है, और मतलब जो आगे शत्रु होने वाला ही है, लेकिन अभी उसको कैसे लूट लिया जाए, उसका प्रदेश कैसा जीत लिया जाए, ये रणनीति उनकी दिखती है। राइट। शस्त्र से पहले उनके दिमाग में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की ज्ञाता थी, ये बात है। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ये स्टडी करने लायक ये चीज है। सबको शाहिद खान पता है, सबको अफजल खान कैसा बड़े वो पता है, लेकिन उससे आगे या उससे अलग चीज है वो मायने रखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। और ये ऐतिहासिक साधन जो है उसके ऊपर से पता चलता है। ये अंग्रेज और फ्रेंच और डच है, वो भी लिख रहे हैं ये सब। अच्छा, वो लिख रहे हैं ये सब। एक और बात बताता हूँ कि हेरो के कि सूरत जब लूटी थी और वहाँ पे अंग्रेजों की एक वखार थी और डच, तो उनका जो एक मुझे उसका जॉन बैप्टिस्ट ट्राइवर्नियर रहेगा शायद, ट्राइवर्नियर, तो उसके डायरी में वो लिखता है कि मैं सूरत में जब मार्केट में घूम रहा था तो वहाँ पे मैंने एक भिखारी देखा था जो भीख मांग रहा था। तो भिखारी है, लेकिन मुझे उसका चेहरा बहुत याद हो गया क्योंकि उसके आंख में कुछ अलग सा ये था, कुछ दूसरा ही। तो मुझे वो भिखारी याद हो गया, मेरे को पक्का याद है। लेकिन बाद में जब महाराज ने सूरत लूटा तो वो बहिर्जी नाइक था।
अच्छा, वो गुप्तहेर था वहाँ हाँ पे। वो लिखता है। अभी एक परदेसी लिख रहा है तो वो आप झूठ नहीं बोल, क्योंकि वो क्यों लिखेगा, लेकिन वो बोलता है कि वो भिखारी और उनका जो गुप्तहेर उनका चेहरा मुझे बाद में मिला कि वो वही आदमी था। तो पता चलता है कि महाराज के गुप्तहेर कैसे कैसे काम, वो सन्यासी बनते थे, वो भिखारी बनते थे, ये जो गोसावी रहते वो बनते थे, कुछ सामान बेचने वाले रहते थे, व्यापारी बनते थे, कुछ भी मतलब। लेकिन वो शत्रु के यहाँ से एक रोज का रोज बातमी महाराज को आती थी और वो बातमी के ऊपर महाराज रणनीति अपनी कहाँ पे जाना चाहिए, मतलब रण क्षेत्र कौन सा है, क्या है, कहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, उसके साथ में शत्रु को गाफिल रखने के लिए वकील बेच के जैसे औरंगजेब के साथ है, वो सब मतलब वो सब कमाल की चीज है युद्ध के साथ में जो होती थी। वो तो है, मतलब युद्ध तो हम सबको पता है और शस्त्र के बारे में तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत स्टडी करने वाली, और इसके लिए इजराइल जो है वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि युद्ध तो शॉर्ट पीरियड में होता है, बराबर ना। वो खड़ा जंगी कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा दिन, बराबर है। लेकिन वो होने से पहले जो युद्ध नीति है, जो प्लानिंग किया जाता है, वो मायने रखता है, वो करने वाले महाराज हैं। अच्छा, ये मैं अभी एक डाउट पूछूंगा कि जैसे अफजल खान इतना अपने आप को होशियार समझता था, इतना अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड समझता था, इतना अपने आप को मोर देन एवरीथिंग, महाराज से भी मैं आसानी से जीत लूंगा या पकड़ के लेके जाऊंगा मैं विजय, उसका एक इस तरह से माइंडसेट था, कॉन्फिडेंट भी था, हाँ। बट मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो डरपोक था। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उसके एविडेंसेस से वो जाने से पहले अपने 62 बीवियों को मार के जाता वो है, बराबर। उसके बाद वो जाने से पहले अपनी कब्र की पूरी स्ट्रक्चर बीजापुर में बना के जाता है, वो अभी भी है। तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जीत के आ सकता हूँ या फिर मैं मरने के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ये डाउट मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये सही में पागल था या कॉन्फिडेंट था। हाँ नहीं, उसमें उसको डरपोक नहीं बोल सकते सबसे पहले, क्योंकि देखिए शत्रु भी रहेगा तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उसके में कुछ गुण रहते हैं एज ए योद्धा करके। इसके लिए वो भी स्टडी करना जरूरी है। इसके लिए डरपोक तो वो था नहीं सबसे पहले, अगर डरपोक रहता तो आता ही नहीं सबसे पहले सह्याद्री में। शिवाजी महाराज के साथ तो ये थॉट क्या था उसके पीछे कि अपनी पूरे खत्म कर दे कुनबे को? बराबर है। तो एक तो चीज है कि महाराज के बारे में शायद उसको पता रहेगा कि ये युद्ध में जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, उसको डाउटफुल रहेगा कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि 100% नहीं जीतूंगा, लेकिन वो किसको दिखा नहीं सकता है या बात भी नहीं कर सकता है, ऐसे मेरे मन में है, क्योंकि नहीं तो खुद के सैनिकों का कॉन्फिडेंस लूज होगा अगर ऐसे कुछ है। इसके लिए ये बताना भी नहीं है कि मैं डर गया, नहीं, जाना है, करना है, हौसला बढ़ाना चाहिए अपने सैनिकों का। और दूसरी बात है, उसको घमंड था कि मैं किसको, और उसका था भी। वो एक तो सबसे पहले वो बहुत धोखेबाज था, उसकी तो कहानियां और वो पता ही है सबको। तो इसके लिए उसको ये था कि कुछ छल कपट करके इसको मैं ये खाली मेरे हाथ में एक बार आ जाए ना, मेरे हाथ में, तो मैं इसको कुछ भी करूंगा। और सेना तो इसकी ज्यादा थी, तो लेकिन जैसे जैसे महाराज बाहर नहीं आए अंदर से, जिसके लिए वो प्रयास कर रहा था, तो बाद में उसको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि अभी मेरे को जाना पड़ेगा और सह्याद्री में जाके उसके साथ लड़ना पड़ेगा, और सह्याद्री जाके लड़ना आसान बात नहीं है। इसलिए वो वाई आने से पहले उसने उसके लोगों को फरमान भेज के, क्या चाहिए तुमको, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सोना चाहिए, जमीन चाहिए, जहागिरी चाहिए, बादशाह के पास जो भी है, जो भी चाहिए मैं आपको दे दूंगा, चलो आ जाओ। जो माने नहीं उनको धमकी दी कि अगर तू मेरे साथ नहीं आया, क्योंकि कान्होजी जदे वो पत्र उपलब्ध है, उसने फरमान भेजा। कान्होजी जदे अपने 5 लड़के लेके महाराज के पास गए और बोले कि ऐसा ऐसा फरमान आया, आगे जो भी रहेगा। तो मतलब उसने पूरा प्रयास कर लिया कि शिवाजी महाराज के प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनको सपोर्ट करेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे, वो सबको ढूंढ के हर एक तरीके से अपने तरफ उसने खींच लिया, और कुछ लोग आगे उसके पास। तो उसने क्यों किया? क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि मेरी सेना अकेले नहीं लड़ सकती है सह्याद्री में जाके शिवाजी महाराज के साथ। तो उनके कुछ लोग जितने में मेरे पास, कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे कि ना उनके साथ लड़ेंगे ना इसके साथ लड़ेंगे, जो जीतेगा बाद में उसके पास जाएंगे। तो ये जो भी माइंडसेट लोगों का है, तो उनको या
मतलब जबरदस्ती करके तलवार के ऊपर से या कुछ मतलब साम दाम दंड भेद जो भी यूज करना है उसको फोड़ लो महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र का जो ताकत है, क्योंकि क्या रहता है कि रण क्षेत्र जो रहता है, रण क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। पानीपत में हम लोगों ने वो झेल लिया, क्योंकि वो जगह पे कोई भी सपोर्ट हम लोग को किसने भी किया नहीं, मराठों के सैन्य को कहीं भी पानी भी नहीं मिलने को दिया। तो इसके लिए स्थानिक जो लोग हैं उनका सपोर्ट होना चाहिए, तो वो सपोर्ट तोड़ना चाहिए उसने सोचा। तो इसमें उसके सोच का पता चल जाता है, और वो कितना होशियार है कि वो परफेक्ट रणनीति कर रहा है महाराष्ट्र में, परफेक्ट। उसमें कोई चूक नहीं, खाली उसने ये किया कि ओवर कॉन्फिडेंस ले लिया और वो अंदर आ गए। बाद में वो महाराज और उनके जो वकील है उनकी कला है कि उसको डर रहे हैं, ये है वो है, उसको लेके वो भी चढ़ते गया कि हाँ मेरे को डर। बाद में उसके भी माइंड में हो गया अभी क्या है, जाके उसको पकड़ लूंगा, इतना सा तो किला है, सब मैंने घेर लिया है वाई में। उसने सबसे पहले मतलब अफजल खान ये परफेक्ट रणनीति जो मैंने बोला, तो उसकी जो चाल थे ना, हर एक परफेक्ट चाल है। देखिए उसने कैसे तैयारी की थी, क्योंकि ये हमें पता नहीं रहता है, लोग इसका स्टडी नहीं करते, तो ये कब करेंगे। अभी शत्रु के प्रदेश में जाना है, सह्याद्री में लड़ना है, प्रतापगढ़ है, उसके पीछे कोकण है, फिर समुद्र है, बराबर। तो फिर उसको जब उसके सैनिक जाएंगे अंदर या यहाँ के लोग उसके साथ आएंगे, तो सबको जरूरी है पैसे, लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए उनको, बाद में शस्त्र देना चाहिए, तोहफे बंदूकें हैं, तोप के गोले हैं, मतलब जो युद्ध का जी सामग्री है और खाने पीने का जो भी रहेगा, क्योंकि घोड़े हैं, हाथी, उनको खाने के लिए भी लगता है, वो सब कुछ है। तो वो कहाँ से लेके जाएगा, वहां से ही उसको लेना पड़ेगा, स्थानिक जो भी रहेगा उनसे। तो उसके 3 गलबत दाभोल जो है, दाभोल में उसके 3 गलबत थे, वो धन से भरे हुए थे, वो धान्य से भरे हुए थे, और कुछ प्रेशस चीज उसमें थी, वो पूरे 3 भरे हुए थे। तो वहां से रसद थी। हाँ, तो अगर कोकण में जाना पड़ा, जाना तो था उसका ही, कोकण में तो उसको आना ही था। खाली हम लोग प्रतापगढ़ सोचते हैं, लेकिन कल्याण तक उसके लोग आए थे, यहाँ तक वो टाइम, और पनवेल वगैरह ये भाग में सब लोग आए थे। उसके हेर भी रहेंगे, कुछ सैनिक भी रहेंगे। तो उसके 3 गलबत वहां पे तैयार, कहाँ पे दाभोल है, और वहां पे उसके फरमान गए हुए। तो उसने अगर कोकण में जाना पड़ा तो मुझे युद्ध की सामग्री मिलनी चाहिए, वहीं से मिले। हाँ, तो इसके लिए वो तैयारी कर रहा है, और उसने तैयारी की है। तो आप सोचेंगे कि युद्ध शास्त्र में वो भी माहिर है, तो मुझे शत्रु के प्रदेश में जाना है, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज की जरूरत पड़ेगी। तो अचानक से किधर से वो टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे तहां लागलो और वीर खणुया, वैसा वो बात नहीं है। तो इसके लिए वो सब उसने तैयारी की है, वहाँ के लोग, वहाँ का जो भी मटेरियल है उसकी तैयारी करके रखी है, और एकदम उसमें जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस लेके वो अपने कुछ सैन्य कम करते गए, महाराज के पास गया, ये उसका ओवर कॉन्फिडेंस था। इसके लिए वो डरपोक तो ही नहीं। तो फिर वो सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों किया, क्यों मारा, क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या उसके पीछे थॉट है आपका? नहीं, मतलब अफजल खान, हाँ, एक तो उसको ये विश्वास हो गया कि दो चीज है कि उसके पीछे एक कहानी भी बताई जाती है कि उसका कोई पीर बाबा वगैरह उसने, हाँ, वो तो शुरू में मतलब उसके बारे में जैसे वो युद्ध में निकला था, हाँ, जैसे कि अभी उसने 64 बेगम उसने मारी, हाँ, उसकी वो 64 कब्रें हम लोग को बीजापुर में आज भी जाके देख सकते हैं, एक लाइन में है वो सब 64 बेगम के कब्रें। मतलब वो 8 दिन उनके पास अंदर बंद करके रह गया, और बाद में जैसे वो बाहर आ गया 8 दिन के बाद, तो उसने सबको कत्ल करने के हुक्म दिए, सबको एक ही साथ कत्ल, कुछ वो बावड़ी में डाल दिए, जो भी। तो उनकी कब्रें आज देखने को मिलते, एक खुद की कब्र उसने खुदवाई। बाद में उसके ऐतिहासिक साधन जो उसमें एक आता है कि उसका जो गुरु था अफजल खान का, हाँ, ये कहानी सुनी है मैंने, उसके सपने में अफजल खान आ गया, लेकिन उसको सर नहीं था, खाली उसका बॉडी दिख रहा है। तो उसने अफजल खान को फिर भेजा कि भाई तू जिस युद्ध के जा रहा है, तो यहाँ पे हर बार जैसा नहीं है, हो नहीं सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तू मत जा, तो तू मत जा, या तो बहुत मतलब तैयारी के साथ और होशियार रहना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, तो ये कुछ मतलब सही नहीं है। लेकिन वो ये बात बोल नहीं सकता था,
कि नहीं तो अपना ही लोगों का अरे ऐसा हो गया कैसा लड़ेंगे, अभी कुछ तो लपड़ा है, इज्जत वाली बात है। इज्जत वाली बात है। और ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा सैनिकों का, जो मनोबल रहता है वो खच्चीकरण हो जाता है ऐसे अगर हो जाता है तो। क्योंकि देखिए महाराज का ये भी रणनीति का है। हम लोग अभी भवानी माता ने उनको तलवार दी, वो जो भवानी तलवार, दीनानाथ दलाल जो बहुत अच्छे चित्रकार थे, उन्होंने बाबा साहेब पुरंदरे मतलब उन्होंने जो पुस्तक लिखा राजा शिव छत्रपति, तो उनमें कुछ चित्र है, तो वो स्टोरी के लिए दीनानाथ दलाल जी ने बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए थे। तो वो तो कादम्बरी है और वो मतलब वो तो रहेगा। तो वो दिखा है भवानी माता महाराज को तलवार दे रही। वो चित्र की वजह से सब जगह ऐसा एक ये है कि भवानी माता खुद आके तलवार दे रही है, परसेप्शन। हाँ, तो वो एक चित्र है, तो उसके बारे में, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है एक्चुअली। भवानी माता आके उनको दे नहीं सकती, वो तो एक भावना है। लेकिन जो ऐतिहासिक साधन है जो सभासद बखर है, और उसमें क्या है कि महाराज को रात ये जो सपने में, हाँ सपने में जो प्रहर, चौथा प्रहर रहता है, मतलब सुबह से पहले 4 बजे 5 बजे का जो टाइम रहता है सुबह का, तो उनको सपने में आया कि भवानी माता प्रकट हो गई और उनको आशीर्वाद दिया और उनको बोला कि तुम्हारी जीत होगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद है। और फिर बाद में उनकी बिजली बन गई, मतलब वो बहुत तेज है ना, माता भवानी माता बोलेंगे तो वो तेज है, तो वो तेजों में हो गई बिजली की जैसी, और वो बिजली उनके तलवार में समा गई। ऐसा उनको सपने आया, साधुरों में ऐसा लिखा गया। तो मतलब उनके तलवार में खुद भवानी माता आ गई, तो अभी विजय तो उनको मिलने वाला है। तो दूसरे दिन मंत्रियों को और खास जो लोग हैं उनको बताया कि ऐसा सपना मुझे आया, इसका मतलब जीत हमारी होने वाली है, अभी हम डट को लड़ना चाहिए और ये सैनिकों में बता देना। तो जैसे ही ये खबर फैल गई सैनिकों में कि महाराज जी को भवानी आके आशीर्वाद देके गई और खुद तलवार में समा गई, तो अपना राजा अपने ही जीत है। इसके लिए हमारे सैनिकों का मनोबल इंस्पिरेशन हो गया। तो ये रणनीति है एक प्रकार की, साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना है। हाँ, यही चीज की अफजल खान के सैनिकों में जब खबर गई होगी, तो उसकी देवी उसको प्रसन्न हो गई है और उसकी जीत वो करके देने ही वाली है। तो और एक तरफ अफजल खान का ये फैल गया था और महाराज के हेर तो एस्टैब्लिश करना एग्जैक्टली, तो और महाराज के हेर भी ये काम कर रहे थे कि अफजल खान का मतलब वो खबर तो गुप्त नहीं रह सकती। तो अफजल खान के गुरु के सपने में अफजल खान ऐसा आया, महाराज को भाव तो उनका मनोबल खच्ची होते गया और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ते गया। तो युद्ध में सैनिकों का मनोबल बहुत मायने रखता है। जैसे कि हमारे आज बॉर्डर पे भी सैनिक लड़ते हैं, तो हम लोगों ने कहानी और सुनी है, वो सब रियल है, सीरियस है, कुछ पिक्चर है। तो इतनी बड़ी पाकिस्तान और उनकी फौजें हमारे बहुत एक बटालियन जीती है, तो उनका मनोबल उनको जिता रहा है। राष्ट्रभक्ति और प्राण अर्पण करना ये है ही, लेकिन ये इसके साथ में मनोबल बहुत मायने कि नहीं मैं मरूंगा लेकिन मैं जीतूंगा, तो ये मनोबल है, तो ये बढ़ते जाता है। इसके लिए ये एक रणनीति का उसमें एक स्पार्क है, हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का महाराष्ट्र ने उपयोग किया है। उसके साथ में जैसे कि रण क्षेत्र की बात की, वो तो है कि प्रतापगढ़ का जो है वो रणतोटी घाट है, तो वो इतना अभी भी इतना वो पहाड़ डेंजर है वो घाट कि एक कितना भी बड़ा सैन्य हो तो जब वो पहाड़ उतरेंगे तो एक लाइन में उतरना पड़ता है। मतलब आपका 10,000 का फौज हो, लेकिन जब वो एक लाइन बनेगी तो शत्रु को आसानी हो जाएगा ना उनको हल्ला करने के लिए। जैसे कि उम्बरखिंड में युद्ध हुआ था, जब शाहिद खान पूना में आया था, तो उन्होंने कारतलब खान को भेजा था और उनके साथ में वो राय बाघन करके एक स्त्री थी, उसके साथ में भेजा था। तो महाराज को पता चला कि ये आने वाले हैं, तो इसके लिए वहां पे भी रणनीति चला के उसको अंबेनळी घाट जो अभी INS शिवाजी है, ड्यूक्स नोज है खंडाला में, तो उसके बाजू में वो अंबा नदी वहां पे शुरू होती, उगम है उसका। तो वहां से एक रास्ता नीचे कोकण में उतरता है, जैसे कि खोपली के यहाँ पे है वो, और नीचे एक गांव है शेमड़ी करके, और ऊपर उमरे गांव है, तो उमरे गांव से वो घाट उतरते हैं। तो इतना डेंजर, मैं खुद वहां पे प्रवास किया हूँ मैंने। तो उसमें एक ही लाइन से आदमी उतर सकता है और बाजू में बहुत घना जंगल है। एक तरफ थोड़ा सा भी पैर फिसल गया है तो 1000 फुट नीचे
हड्डी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ बड़ा सा पहाड़ है, मतलब चढ़ ही नहीं सकते। तो जो रास्ता है एक आदमी को जाने के लिए, उसमें तोहफे बंदूकें नहीं लेके तोहफे नहीं लेके जा सकते हैं, घोड़े नहीं लेके जा सकते हैं, ऐसा वो रास्ता है। और कारतलब खान को कल्याण वगैरह भिवंडी जीतना था, इसके लिए उसने सोचा था कि ये घाट से शॉर्टकट से मैं पहुंचूंगा, क्योंकि उसको वो रास्ते से आने के लिए मजबूर किया था, जैसा अफजल खान को महाराज के लोगों ने, कि ये शॉर्टकट है, इसके नीचे जाओगे तो पनवेल से सैन्य आएगा, अपना भी पड़ेगा, और फिर कल्याण जाके कल्याण भिवंडी पनवेल साथ में फिर पुनः आएंगे, तो शाइस्ते खान भी खुश हो जाएगा। तो उसने वो आ गया, वो जैसे वो माहौल में आ गया उधर, तो दोनों तरफ से धनुष्य बाण और गोफन, ये दो शस्त्र का इतना मारा किया, और वो कहाँ से आ रहा है, मतलब शत्रु दिख नहीं रहा है, मगर मार पड़ रहा है, और ऐसा है पीछे नहीं जाता कि अपना ही सैन्य ऊपर तक पहाड़ पे लगा हुआ है, आगे नहीं जा सकते कि आगे भी लोग है, साइड नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब एक ही ऑप्शन है, जाना तो सीधा ही है, एक ही ऑप्शन है, मरना। अरे बाप रे, मार कहाँ से पड़ रही मालूम नहीं, शत्रु ही नहीं दिख रहा है तो किसके ऊपर आप ये करोगे, और मैदान भी नहीं है, तो हलचल नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ मार खाओ मरो, बाकी कुछ नहीं है। तो बहुत सारे लोग मर गए। महाराज के एक भी आदमी को, महाराज खुद थे वो युद्ध में, क्योंकि ये होने के बाद में वो जो राय बगन थी, उसने कारतलब खान को सलाह दिया कि ऐसे अपने लोग सब मारे जाएंगे, तो अपने को अभी चांस ही नहीं है, तो सरेंडर होना ही पड़ेगा। तो वो और कुछ दो लोग ऐसे रुमाल हाथ में बांधे जाते थे, ऐसे रुमाल को हाथ में बांधना ऐसा, और एक सफेद निशान करके मतलब सरेंडर हो गए, तो मारेगा नहीं आपको, फिर बात करके जो भी रहेगा आगे का हो जाएगा। तो वो गए आगे। तो वो टाइम का युद्ध का जो वर्णन आया, तो उसमें महाराज घोड़े पे थे और चिलखत पहना था, जिरेटोप था पूरा, कंधे पे धनुष्य था, बाण के भाते थे, कमर में तलवार कटार ये सब शस्त्र थे, मतलब शस्त्रधारी महाराज का वर्णन वो उम्बरखिंड में आता है। और उम्बरखिंड का जो युद्ध है वो भी मतलब वो स्टडी करने लायक है, और वो युद्ध क्षेत्र में देखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि शिवाजी महाराज का इतिहास अगर जानना है, फोर्ट के बारे, किलों के बारे में जानना है, तो बुक से और वीडियो से कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद उस जगह पे जाके देखना ही पड़ेगा, मतलब भूगोल भी देखना पड़ेगा। तो उम्बरखिंड जाके ही देखना चाहिए। तो वो कारतलब खान ने कैसा ओवर कॉन्फिडेंस से उसने ये रास्ते से जाएंगे ये फाइनल कर दिया, और इतना सैन्य लेके आया वो नीचे, और कैसा पकड़ दिया। तो उसमें ये युद्ध की बहुत बड़ी जीत है महाराज की। उसका सब धन, घोड़े, हाथी सब महाराज ने जब्त कर लिए, और सिर्फ उसके शरीर पर कपड़े थे वही लेके आपको वापिस जाना है, और डायरेक्ट जाना है वापिस, किधर रुकना नहीं है, कुछ नहीं है, बचाया छोड़ दिया। हाँ, और मर गए, बात खत्म हो गया। हाँ सर, अभी मुझे ये बताइए कि युद्ध तंत्र में अभी छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से भी लड़े, निजामों से भी लड़े, आदिल शाह से भी लड़े, अपने टेरेन पे लड़े, अपने जो उन्होंने तय किया कि कौन से किले से या कौन से जंगल में या कौन से मैदान में इनको कैसे लड़ना है। हाँ। और साथ में ये भी युद्ध नीति, कृष्ण नीति और चाणक्य नीति, इसका कैसे संगम था, और कौन से चीज के लिए कौन सा हथियार वो इस्तेमाल करते थे, थोड़ा उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। हाँ, सबसे पहले महाराज की जो रणनीति है, राजनीति है, हाँ, युद्ध नीति है, जो भी नीति करके हम लोग बोलेंगे, तो धर्म नीति भी है, न्याय नीति भी है, वो हर एक चीज कर अगर हम लोग स्टडी करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इस सब का महाराज को सीख दी गई थी, अच्छे गुरु और अच्छे लोग जो उसमें माहिर थे, स्पेशलिटी थी उनकी, तो हर एक चीज उनको सिखाई गई थी। तो उसमें से मुख्य थी राजनीति और रणनीति, क्योंकि रणनीति के ऊपर राज्य आता है, मिलेगा, और जो राज्य मिला है उसको चलाना है, इसके लिए राजनीति, फिर बाद में धर्म नीति, न्याय नीति, वो उसके बाद में एक के एक पीछे वो आता है। और वो हर एक चीज़ की अच्छी जानकारी और सीख होनी चाहिए, क्योंकि वो जजमेंट करना है बाद में। तो अगर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण की जो कृष्ण नीति हम लोग उनको बोलते हैं, तो कृष्ण मतलब काला तो
काली नीति हम बोलेंगे, लेकिन वो काली नीति शत्रु के लिए है, अपने लिए वो काली नीति अपनी जीत के लिए रहती है। जो भगवान श्री कृष्ण में महाभारत में तो सबको माहिर है, कैसे उन्होंने कृष्ण नीति उनकी महाभारत में, जैसे कि वो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा था और युधिष्ठिर को उन्होंने पहले ही बोल के रखा था कि ये तुमको ये करना है, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए करना है, और अश्वत्थामा मारा है तो हाँ बोलना है। नरो कुंजरो बोल दिया। हाँ, तो ये उन्होंने उससे बुलवाया था, क्योंकि इससे क्या होने वाला है आगे वाला वो हम सबको पता है। तो ये कृष्ण नीति है, बहुत सारी है उनकी। थोड़ा 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 जरा एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो किले है, गढ़ है, महाराष्ट्र है, सह्याद्री है, उससे वो रिलेट करता है ये चीज, कृष्ण नीति, या जिसको गनिमी कावा कहते हैं। बाद में मैं थोड़ा ये गनिमी कावा के ऊपर थोड़ा सा बोलूंगा, क्योंकि ये जरूरी चीज है। तो अभी फिलहाल गनिमी कावा बोलते हैं उसको, गुरिल्ला वॉर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबसे पहले गनिमी कावा कृष्ण जी ने हमारे सह्याद्री में खेला है। कभी ये विशालगढ़ जो अपना है, जिसको खिलगिला या खेलना बोलते हैं, जो पावनखिंड के टाइम विशालगढ़ महाराज आए थे, पनार से विशालगढ़ जिस गढ़ पे आए थे, अभी वो विशालगढ़ पर अगर हम लोग जाएंगे तो गढ़ के ऊपर प्रवेश करने से पहले मुचकुंद ऋषि की गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है, अंदर तक जा सकते हैं, वहां पे अभी भी जा सकते हैं हम लोग। तो वो बहुत पुराने जमाने से वो गुफा है, और उसकी एक स्थल महात्म्य जिसको बोलते हैं, उस स्थल का एक महात्म्य है। वहाँ पे कुछ पुराने जमाने में कुछ तो घटना हुई थी, वो कृष्ण के बारे में है। तो ये एक ये है, उसका नाम मुझे कैसे नहीं याद आ रहा है, मैं नाम भूल गया उसका। उसको वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकेगा। कृष्ण भी, विष्णु भी नहीं मार सकेंगे। तो विष्णु कृष्ण अवतार में थे, तो उसको पता चल जाएगा ये कृष्ण है, विष्णु है ये। तो उसको मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया। तो उसने ऐसा दिखाया कृष्ण जी ने कि मैं डर गया हूँ, और भागने लगे, और ये पीछे पीछे आने लगा। तो वो कृष्ण जी भागते भागते, ये उनको पता था ये जो मुचकुंद ऋषि है, ये देवों के युद्ध में उन्होंने उनको मदद की थी, और वो युद्ध जीत के दिया था असुरों के और देवों का जब युद्ध हुआ था। तो और वो युद्ध जीत नहीं सकता था कोई भी, उनके मदद से असुर युद्ध हार गए और देवों को जीत मिल गई, इंद्र के पास रह गया। तो ये तो उपकार हो गए बहुत। तो देवों ने उनको बोला, वो मुचकुंद ऋषि को, कि आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए या कुछ चाहिए तो आप बोलिए, आपने इतनी बड़ी जीत मिला है। तो उन्होंने कहा कि मुझे, वो तो ऋषि थे, मुझे क्या करना है कुछ चीज का, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत श्रम हो गया ये युद्ध से, तो मुझे बहुत गहरी नींद आनी चाहिए, इतनी गहरी नींद कि मुझे कोई जगा नहीं सकेगा। अगर किसी ने मुझे जगाया तो जैसे मैं आँख खोलूंगा और मेरे सामने जो आएगा वो जल के राख हो जाएगा, मुझे ऐसा वरदान दो। तो क्या कि मुझे कोई उठाने के लिए आएगा नहीं, डिस्टर्ब ही नहीं, मेरी नींद कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, और मैं युग से सोना चाहता हूँ, मुझे आराम करना है। तो देव बोले हाँ ठीक है। फिर जगह भी चुननी चाहिए, तो इसके लिए ये विशालगढ़ के यहाँ पे जो गुफा है, वो गुफा में आके वो सो गए। कृष्ण जी को ये पता था कि ये सब चीज़, और मुचकुंद ऋषि यहाँ पे सो रहे, और इसको कोई देव या मानव मतलब मार नहीं सकते थे, अवतारी पुरुष वगैरह। तो कोई यहाँ पे ऐसी मतलब ऐसी हस्ती चाहिए कि जो बहुत तपस्वी है, और तपस्वी लोग तो युद्ध नहीं करते, वो भी चीज़ था। तो इसके लिए एक पेज था कि ये कैसा करेंगे, इसको कैसा मारेंगे। तो काल यवन उसका नाम याद आ गया, काल यवन को। तो वो काल यवन उसके पीछे भागते गया, कृष्ण जी गुफा में आ गए, और उनका जो उत्तरीय रहता है, ऊपर उत्तरीय, वो जो सो रहे थे मुचकुंद ऋषि, उनके ऊपर डाल दिया, और जाके छिप गए गुफा के अंदर। वो क्योंकि पहाड़ की गुफा है, वो नेचुरल गुफा है, अभी भी देख सकते हैं वो हम लोग जाके वहाँ पर। फिर वो आ गया काल यवन, तो उसने देखा कृष्ण का उत्तरीय, मतलब ये कृष्ण सो रहे, ये छिप गया है, इसके लिए वो तो अच्छा अभी मिल गया। और जाके उसने बहुत जोर से लात मारी, तो वो ऋषि को लात लगी, और इतना जोर से लात लगी तो वो जग गए, और आँख खोल के देखा तो सामने काल यवन जल के खाक हो गया। तो ये हो गया गनिमी कावा, जो कृष्ण ने उसको मारा था। मार नहीं सकते थे, लेकिन
एक Use ऋषि, किया। हाँ ऋषि का जो उनको जो वरदान था और उनको जो वो कैसा यूज किया और उसको चीजों को इस्तेमाल करना। तो ऐसा तो था नहीं, भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी है वो कैसा डरेंगे काल, उनके पास सुदर्शन चक्र है, कभी मतलब मार सकते थे, लेकिन ये ऐसे ही होना था। चीजों को इस्तेमाल कैसे तो करें। ये जो युद्ध है ये सह्याद्री में विशालगढ़ किले के यहाँ पे वो गुफा में हुआ है। इसके लिए हम लोग मानते हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री में सबसे पहला गनिमी का हुआ युद्ध खेला कृष्ण जी ने। और यही कृष्ण नीति शिवाजी महाराज ने सीखी है और उनके हर एक युद्ध नीति में देखने मिलती है। उनका हर एक युद्ध चाहे शायद वो युद्ध में खुद नहीं रहेंगे, जैसे कि सिंहगढ़ का युद्ध है तो सूबेदार तानाजी मालुसरे उन्होंने युद्ध शहीद होकर जीता है, लेकिन तो वहां पे महाराज नहीं थे युद्ध में, लेकिन महाराज के ये सरदार या सेनापति तो थे युद्ध में। तो इसके लिए वो युद्ध नीति महाराज को पता रहेगा, क्या करने वाले वो प्लान तो महाराज को बताएंगे, बिना बताए राजा को होगा ही नहीं। तो उसमें कुछ तो महाराज ने क्या क्या करना है वो तो महाराज ने भी उसमें शेयर करके जो भी रहेगा तो वो तय करके दोनों ने ऐसा करना है ये किया रहेगा। तो फिर शिवनीति बन गई, रणनीति बन गई, तो महाराज को वो पता था सब कुछ। तो ये एक चीज बहुत मायने रखते हैं कि शिवनीति कैसे है, अलग अलग युद्ध कैसे हुए। एक ही युद्ध मराठों का जो है साल्लेर का, साल्लेर जो किला है नासिक के आगे, तो वहाँ पे जो एक मैदान पे संग्राम हुआ है, उसमें महाराज का एक सरदार है, लेकिन वो महाराज का मित्र है, मतलब जब छोटे थे तभी से वो उनका बाल मित्र है महाराज का, सूर्याजी काकड़े करके। और दूसरा रामजी पांगेरा कनेरगढ़, उसी टाइम ये युद्ध हुआ था। तो वो मारे गए सूर्याजी, बहुत लोगों को पता नहीं है सूर्याजी काकड़े, उनको नाम पता नहीं है, सूर्यराव काकड़े। सूर्यराव काकड़े उनको मैदान में लड़ाई तो जीत ली, लेकिन तोप का गोला लग के मैदान में वो शहीद हो गए थे। तो ये एक ही युद्ध है जो मैदान में, बाकी जितने भी युद्ध है वो सह्याद्री गढ़ किले और यहाँ पे हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रणनीति की महाराज की, कोई भी युद्ध महाराज में वो युद्ध होने के टाइम स्वराज्य की बॉर्डर रहती थी, सीमा रहती थी, क्योंकि स्वराज्य धीरे धीरे बढ़ा है। पहले पुणे में था, बाद में कोकण आ गया, बाद में धीरे धीरे मतलब कर्नाटक का भी हिस्सा आ गया, तो स्वराज्य बढ़ता गया। तो कोई भी युद्ध, ये बहुत सोचने वाली चीज है। कोई भी युद्ध महाराज ने अपने प्रदेश में नहीं किया है। अगर अपनी सीमा आगे जाती है तो युद्ध भी शत्रु के एरिया में जाके किया है, ताकि अपने लोगों को तकलीफ ना हो। और दूसरी बात है कि शत्रु का प्रदेश, क्योंकि शत्रु के प्रदेश में जाके शत्रु को हराना तो अलग सा प्रदेश जीतना नहीं पड़ता है, वो तो आता ही है आपके हाथ में, सिर्फ उसमें जाके अपना रूल ही करना है। बाद में शत्रु के प्रदेश के हानि होते हैं, वहाँ के लोगों को दहशत हो जाती है, उसमें से जो कुछ अच्छे लोग रहेंगे वो अपने पास आते हैं, जो डरते हैं वो भाग जाएंगे। इसके लिए ये सब रणनीति अलग अलग तरह की है। तो हर एक युद्ध शत्रु के प्रदेश में जाके किया है, अपने उस टाइम के स्वराज्य की सीमा के बाहर, क्योंकि स्वराज्य की सीमा बढ़ती गई है धीरे धीरे। तो हर एक युद्ध देखेंगे तो सीमा में या शत्रु के प्रदेश में हुआ है। सिर्फ शाइस्ते खान अंदर आया था पुनः, लेकिन उसके बाद में जो युद्ध है वो बाहर ही क्योंकि वो तो उसको तो भगा ही दिया महाराज ने, वो युद्ध नीति करके। वो तो एक्चुअली मरने वाला था, लेकिन उसका बहुत कुछ पुण्य रहेगा उसका, तो इसके लिए वो 3 उंगली के ऊपर वो बच गया। तो ऐसे अलग अलग महाराज के जो युद्ध है उसकी नीति तो अलग है, लेकिन सबसे पहले ये सब सोचने वाली चीज है। दूसरी बात है कि महाराज का जो युद्ध है उसमें घुड़सवार और पैदल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। मुगल जो आए या आदिल शाह आए तो अफजल खान आया, और बहुत सारे सरदार आके गए, जय सिंह आया, शाइस्ते खान आया, सब लोग के हाथी, ऊंट, बड़े बड़े तोहफे, बहुत। उसके बाद में जिसको बाजार बुड़के बोलते हैं, मतलब सब बाजार भी रहता है, मतलब व्यापारियों का बाजार रहता है उसके साथ वो सब रहता है। हाँ, वो सोने चांदी और हीरे मोती वाले जॉन बाप्टिस्ट करके एक फ्रेंच ये है
एक भारत में आया था विजिटर, उसने 3 बार शाइस्ते खां को अपने हीरे, वो हीरो का व्यापारी हीरा बेचे है और अच्छे दाम में बेचे, उसने खुद लिखा है, अभी उसका मराठी में पुस्तक भी आ गया है जॉन बैप्टिस्ट, तो उसमें वो सब वर्णन है। तो पुणे में शाइस्ते खान है तो जॉन बैप्टिस्ट पुणे में आया था, उसको हीरे बेचे शाइस्ते खान को। मतलब युद्ध करने आए कि मार्केटिंग करने? हाँ, तो वही उनका युद्ध का पद्धत वो है कि बहुत सारे हाथी लेके आओ, बड़े बड़े तोहफे, अभी एक एक तोफ खींचने के लिए हजार बैल लगते थे, बराबर उतने ही आदमी लगते थे, फिर वो बैलों को खाने पीने का भी वो सब कुछ है। तो ये बहुत सारी चीज रहती है। तो फौज कितना बढ़ेगा, दूर से दूर। अभी ये बात है कि शाइस्ते खान जैसा बड़ा सरदार आता है तो वो शानो शौकत वाला, एक तो उनका एक हम मुगल सरदार है, बड़ा तो दिखाना, हाँ बड़ा दिखाना है, और हम लोग अमीर है कितने, ये सब कुछ उसको दिखाना ही पड़ता है, दिखाना ही पड़ता है। तो इसके लिए वो बाजार के साथ में वो औरतें रहेंगे, उसके खुद के नहीं, सैनिकों के भी रहेंगे, वो सब रहेंगे, तो उनको भी कुछ हीरो जवाहरात कपड़े ये वो, तो इसके लिए वो सब लेन देन होता था, इसके लिए मार्केट होता था, इसके लिए सब। हाँ, अभी आप सोचिए कि हीरो वो आया युद्ध करने के लिए, और हीरो का व्यापारी रण क्षेत्र में आता है और उसको हीरे बेच के कमा के जाता है, तो ऐसे कोई समझ नहीं आ रहा, ये चलता फिरता छोटा सा एक शहर है, छोटा सा शहर ही, एक शहर ही चलता था। शाइस्ते खान जाने से पहले 1 महीना वो सब लोग आगे जाके पूरा बगीचा बना दे, चलता फिरता बगीचा, अरे बाप रे, उसमें माली लोग रहते थे, अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग तरह के झाड़, बहुत अच्छा बगीचा, वो सब बनाते थे वो आने से पहले। अरे तो मतलब तो सोचिए ये कैसा, और खर्चा, और ये कितना रहेगा, लड़ाई के लिए और आए लड़ाई के लिए, और 2-2 महीना 3-3 महीना वो चलते थे, ऐसा कंटिन्यू चल रहेगा। तो मतलब उनकी युद्ध करने की ये थी, उनको तोपों के ऊपर बहुत ये था उनको, अच्छा, हर एक युद्ध में पहले से बाबर से लेके तोपों के ऊपर बहुत उनका ये था। तो तोहफे लेके आना, और बड़ी बड़ी तोहफे, फिर तोप के लिए गोले है, उसका दारू गोला है, उसके गाड़े है, उसको खींचने के लिए बैल है, मतलब एक तोप के लिए कितना झंझट मारी करना, और ये सब लड़ने वाले कोई नहीं है, तो उनको खाना पीना देना है, सब कुछ देना है, तो लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, तो उसको बाजार बन गए, या ये लोग जो लड़ने वाले नहीं रहते, तो लड़ने वाले कितने कम लोग हो गए। तो ये बात सबसे पहले एक है, और उनका लड़ने की पद्धति यही है। अफजल खान भी हाथी लेके आया, ऊंट लेके आया, उसको पता था, वो भाई का सुबह उसको पता होना चाहिए कि हाथी लेके, क्योंकि महाराज ने जब उसको मारने के उसका जो सब जब्त किया है युद्ध का, तो उसमें 65 हाथी है, 65 हाथी जब्त किए, कुछ 400 ऊंट या बैल सब कुछ है, तो वो सब जब्त कर लिया है उन्होंने। बाद में जो व्यापारी थे उनका भी माल रहता था, क्योंकि उनको ये पता रहा कि नहीं अफजल खान के साथ यार तो जीतेगा, तो भाई बहुत सारा माल लेके जाओ, सैनिक लेंगे, वो खुद लेगा, उसके मेहमानों को बांटने के लिए या बख्शिश देने के लिए, वो सब खरीदी वरीदी सब होती थी, वो सब बहुत अच्छा माल लेके आते, रेशम लेके आते थे, कपड़े अच्छे लेके आते थे, हीरे जवाहरात रहते थे, शस्त्र रहते थे, ऐसा सब बहुत सारा माल रहता था, तो वो सब महाराज के हाथ में सब आ जाता था, हर एक युद्ध में। तो शिवाजी महाराज का युद्ध का एक बहुत ये एक चीज है ऐसी है कि युद्ध में, मतलब युद्ध शिवाजी महाराज के लिए इनकम सोर्स था। एग्जैक्टली डायरेक्ट कैश आता है, हीरे जवाहरात आता है, शस्त्र आते हैं, मौल्यवान वस्तु, ये वो बहुत सारी चीज आ जाती है, रिसोर्सेस, और इसके साथ में शत्रु की इज्जत चली जाती है। वो तो अपने को करना ही है। तो महाराज के शुरू का अगर युद्ध देखेंगे तो वो मतलब महाराज ने आक्रमण मतलब उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए जीता है महाराज ने, ये बात बराबर है। लेकिन अफजल खान के बाद महाराज शत्रु के प्रदेश में गए, और खुद युद्ध, जैसे कि सूरत इतना लंबा गए, बाद में दक्षिण दिग्विजय राज्याभिषेक के बाद में, तो महाराज खुद स्वराज्य के बाहर गए, शत्रु के प्रदेश में गए, उनके यहाँ युद्ध किया, वो युद्ध जीता। सूरत तो 2 बार, मतलब